हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य यट में आपका स्वागत है। माय हॉट प्रोफेसर पार्ट 9 चैप्टर 91 सुहाग रात पूरी रात परेशान। आकर्ष जो कि ऐश को किस करने में खोया हुआ था, ऐश के ऐसे धक्का देने से उसके लिप्स को छोड़ उससे दूर हो जाता है और उससे गुस्से में देखने लगता है। ऐश जो कि अपनी सांसों को कंट्रोल कर रही थी, वह जैसे ही अपनी नजरों को उठाकर उसकी तरफ देखती है तो उसकी गुस्से से भरी आंखों को देख डरते हुए कहती है, वह माँ ने आपके लिए खाना रखा है तो पहले आप उसे खा लीजिए। खुद से ऐश को डरते देख आकार आधा रश अपने चेहरे के भाव को नॉर्मल करता है और ऐश के करीब जा उसके लिप्स को वापस से पकड़ किस करने लगता है। कुछ देर किस करने के बाद आकर्ष उसके होठों को छोड़ ऐश की कान में अपनी गर्म सांसों छोड़ते हुए कहता है, अगली बार से यह गुस्ताखी ना हो जो आपने अभी की है, और मुझे भूख लगी है, वह भी सिर्फ आपकी, और आज मैं आपको खाऊंगा। मेरी भूख केवल आप मिटा सकती हैं। आकर्ष के ऐसे बोलने पर पहले तो ऐश डर जाती है, लेकिन उसके आगे की बात सुन उसके चेहरे पर एक शर्म की हया आ जाती है। इसके साथ ही आकर्ष वापस से ऐश को किस करने लगता है और धीरे धीरे उसे बिस्तर पर लेटा खुद उसके ऊपर आ जाता है। आकर्ष ऐश की पूरी बॉडी को सहलाते हुए उससे लगातार किस किया जा रहा था। ऐश जो कि आकर्ष के किस में रिस्पांस कर रही थी। आकर्ष के काफी देर किस करने के कारण उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वह जोर जोर से आकर्ष के शोल्डर में मुक्के मारने लगती है। ऐश के ऐसा करने पर आकर्ष उसके होठों को छोड़ उसके गले में किस करने लगता है। ऐश आकर्ष के छोड़ने पर जोर जोर से सांस ले रही थी। आकर्ष ऐश के ऐसे सांस लेने से उसका सीना लगातार आकर्ष के सीने से टकरा रहा था, जिससे आकर्ष की बॉडी धीरे धीरे हार्ड होती जा रही थी। वह एक ही झटके में आकर्ष ऐश के दुपट्टे को उसके सीने से अलग कर देता है। आकर्ष की तेजी को देख वह एकदम से डर जाती है। पता नहीं क्यों आज आकर्ष की प्यार करने के तरीके में कुछ तो अलग था, ये बात है समझ नहीं पा रही थी। आज आकर्ष उसे लेकर काफी डेस्परेट था। आकर्ष धीरे से ऐश को पलट देता है और काफी रफली उसके ब्लाउज की डोरियों को खोलने लगता है। आकर्ष के ऐसे रफ बिहेव बेहद करने पर ऐश सिसकने लगती है, पर वह आकर्ष को रोक नहीं सकती थी। आकर्ष उसके ब्लाउज को अलग कर जोर से उसकी पीठ पर वाइट करते हुए वहां शक करने लगता है। आकर्ष के ऐसे बाइट करने पर ऐश की एक चीख निकल जाती है, पर उससे आकर्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसकी पूरी पीठ में किस कर उसे लाल कर देता है और एक झटके में ऐश के सीने से ब्लाउज को अलग कर देता है। ऐश तो आज आकर्ष के प्यार करने के तरीके से सहन रही थी। आकर्ष में कुछ तो बदलाव था जो वह समझ नहीं पा रही थी। आकाश ऐश के कसे हुए ब्रेस्ट को देख अपने होठों में जीभ फेराता है और एक हाथ से उसके ब्रेस्ट को पकड़ मसलने लगता है। ऐश प्लेजर से मौन करते हुए अपनी पीठ को मोड़ लेती है, जिससे उसके सीन उभर जाता है। आकर्ष एक सीने को मुंह में ले सक करने लगता है और दूसरे को मसलने लगता है। आकर्ष के हर मूव से ऐसी सिसकियां निकल रही थी। आकर्ष धीरे से उसकी ब्रेस्ट को छोड़ अपने हाथ उसके लहंगे की तरफ ले जाता है और एकदम से उसके लहंगे की डोरी खोल देता है। ऐश एक जोर की सिसकी लेती है। आकर्ष धीरे से ऐश के लहंगे को उससे अलग कर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। इस समय ऐश की बॉडी पूरी नेकेड थी और लोअर बॉडी पर उसके अंडरगारमेंट्स थे। उसे देख आकर्ष ऐश की तरफ इंटेंस नजरों से देख कहता है, यू आर फकिंग हॉट बेबी। आकर्ष ऐश की बॉडी से उठ उसके पैरों के पास जाता है और वहां किस करने लगता है। आकर्ष में ऐसे करने पर ऐश अपने पैरों को मोड़ने लगती है, तो आकर्ष अपने एक हाथ से उसके पैरों को पकड़ लेता है और किस करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगता है। ऐश बेड पर फूलों की लड़ियों को पकड़ लेती है और उसे मसलने लगती है। आकर्ष के ऐसा करने पर उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। आकर्ष लगातार किस करते हुए ऊपर आ रहा था। वह एक हाथ से ऐश की अंडरगारमेंट्स को निकाल देता है और अपने होठों को उसके वुमेन हुड में रख उसके लिप्स को किस करने लगता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश कांपने लगती है। उसके दोनों हाथों में पड़े हुए फूल मसलकर पूरी बेड पर गिर जाते हैं। उसके वुमन हेड को शक और किस करने के बाद आकर्ष धीरे से उसके पेट को किस करते हुए वहां बाइट करने लगता है और धीरे धीरे ऐश के ऊपर आ जाता है। आकर्ष लगातार ऐश को बाइट कर रहा था, जिससे ऐश को दर्द हो रहा था। वह आकर्ष के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहती है, प्रोफेसर प्लीज थोड़ा धीरे करिए, मुझे दर्द हो रहा है। ऐश की बात को नजरअंदाज कर आर्श अपने कमर से टॉवल को हटा ऐश के पैरों को स्प्रेड करता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश को आकर्ष की हार्डनेस अपनी सॉफ्टनेस पर फील हो रही थी।
जिससे उसकी सांसें बढ़ने लगती है। आज उसे ऐसा लग रहा था कि आज आकर्ष उसके साथ जेंटल नहीं रहने वाला है। ये सोच सोचकर उसे डर लग रहा था। आकर्ष अपनी लिप्स को ऐश के होठों से जोड़ों से किस करते हुए उसकी बॉडी में इंटर कर जाता है। आकर्ष के इंटर करने से ऐश की एक चीख निकल जाती है, पर आकर्ष के किस करने के कारण वह उसके मुंह में ही दबकर रह जाती है। आकर्ष ऐश को संभालने का मौका दिए बिना ही तेजी से उसके अंदर इन और आउट होने लगता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश को बहुत दर्द हो रहा था। उसकी पकड़ आकर्ष के पीठ पर कस जाती है और उसके नाखून उसकी पीठ पर धंस जाते हैं, पर आकर्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह लगातार अपनी कमर को मूव करते हुए ऐश की बॉडी में इंटर कर रहा था। आकर्ष हर पावरफुल थ्रस्ट के साथ ऐश के कान में बोल रहा था, यू आर माइन ओनली माइन। आकर्ष के ऐसा करने पर है ऐश जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके ऐसे चिल्लाने की आवाज सुन आकर्ष और भी उत्तेजित हो उसके साथ काफी रफली इंटीमेट होने लगता है। आज के हुए इंसिडेंट के कारण वह ये बात समझ चुका था कि कोई है जिसे ऐश के बारे में पता चल चुका है और वह जरूर आकर्ष को उससे दूर कर देगा। ये सब सोच सोचकर उसे डर लगने लगा था कि कोई उसे उसकी ऐश को दूर ना करते। अपनी इंटीमेसी के जरिए वह खुद को विश्वास दिला रहा था कि ऐश उसकी है, पर यह बात हमारी ऐश नहीं जानती थी। आकर्ष के ऐसा करने पर उसे दर्द हो रहा था। वह हाफते हुए कहती है, प्रोफेसर बी जेंटल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आकर्ष उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देता और तेजी से अपनी कमर को मूव करता रहता है। करीब 1 घंटे बाद आकर्ष शांत हो ऐश के ऊपर लेट जाता है। ऐश को ऐसा लग रहा था कि आज उसकी बॉडी में जान ही नहीं है, पर उसे एक चीज की खुशी थी कि आकर्ष ने जल्दी ही फिनिश कर दिया। वह जैसे ही सोने वाली थी, उसे वापस से आकर्ष के होंठ अपनी बॉडी पर फिल होने लगते हैं। आकर्ष को वापस से ये सब करते देख आकर्ष को मना करते हुए कहती है, प्लीज प्रोफेसर अब नहीं, मैं थक चुकी हूं, मैं अब आपको नहीं झेल पाऊंगी। आकर्ष ऐश के कान में कहता है, सॉरी बीवी, पर आज हमारी सुहागरात है और मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। एक तुम ही हो जो मुझे झेल सकती है। प्लीज कोऑपरेट करो, मैं जल्दी ही फिनिश करूंगा। इसके साथ ही वह बिना किसी वार्निंग के वापस ऐश के अंदर इंटर कर जाता है। आकर्ष के वापस ऐसा करने पर ऐश की चीख निकल जाती है और वह आंसू भरी आंखों से आकर्ष की तरफ देखती है, जो कि लगातार उसे देखते हुए ही अपनी कमर को मूव कर रहा था। वह ऐश की आंखों में आए आंसुओं को अपने लिप्स से पीते हुए धीरे से उसके कान में सॉरी कहता है और वापस से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। उसके हाथ लगातार ऐश के ब्रेस्ट को मसल रहे थे। ऐश को अपनी पूरी बॉडी पर दर्द हो रहा था। आज आकर्ष उसके साथ बिल्कुल भी जेंटल नहीं था। ना जाने रात के किस पहर आकर्ष उसके साथ 2 से 3 बार वापस इंटीमेट हो चुका था। अब ऐश में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। ऐश बेहोश हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद आकर्ष अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच ऐश को बाहों में ले उसे चादर से कवर कर लेट जाता है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह एक नज़र ऐश के चेहरे की ओर देखता है, जो कि पसीने और थकान के कारण मुरझा चुका था। अपनी प्यारी बीवी को ऐसे देख आकर्ष उसके माथे को किस करते हुए धीरे से उसे सॉरी बोलता है और उसे सीने से लगा देता है। इसके पहले भले ही दोनों कई बार इंटीमेट हो चुके थे, पर आज कुछ अलग था। आज की इंटीमेसी में ऐश का दर्द और आकर्ष की जुनूनियत और तड़प थी, जो कि ऐश खो देने का था। पर वो अपनी तड़प को ऐश के सामने नहीं शो कर सकता था, इसीलिए वह इतना डेस्परेटली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। सुबह के 6 बजे आकर्ष की नींद खुलती है तो वह अपने सीने से लगी प्यारी बीवी को देखता है, जो कि एक खरगोश के जैसे उसके सीने से चिपकी हुई थी। आकर्ष उसके चेहरे की ओर देखता है, जिसमें ग्लो के साथ साथ थकान भी थी। ऐश के सुंदर चेहरे को देख वो उसके लिप्स पर किस कर अपनी एक शर्ट निकाल उसे पहना देता है और खुद जिम की ओर चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद वह हॉल में आता है, जहां पर सभी घरवाले बैठे हुए थे। आकर्ष को नीचे आया देख आकृति जी ऐश के बारे में पूछती हैं। वह सो रही है। आकर्ष की बात सुन आकृति जी कहती, आज उसकी पहली रसोई है, उसे जल्दी उठा देना। आकृति जी की बात सुन आकर्ष उनकी तरफ देखता है और उन्हें मना करते हुए कहता है, आप में से कोई भी उससे नहीं उठेगा जब तक वह खुद उठकर नीचे ना आए, और जो भी रस्म है उसके बाद कर लीजिएगा। आकर्ष की ऐसी सीधी बात सुन सभी महिलाएं मुस्कुराने लगती हैं। उन्हें पता था कि आकर्ष का ऐसा कहने का मीनिंग क्या है, इसलिए वह उसकी बात का कुछ जवाब नहीं देती। हाँ में सर हिला देती हैं। आकर्ष अपना प्रोटीन शेक ले वापस अपने रूम में चला जाता है, पर जैसे ही वह रूम में आता है बेड को खाली देख उसकी त्योरियां चढ़ जाती हैं।
वह पूरे रूम में देखता है जहां पर उससे ऐश कहीं नहीं दिखती। वह जैसे ही बाथरूम की ओर जाता है, सामने का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। चैप्टर 92 पहली रसोई हलवा। आकर्ष जैसे ही रूम में आता है तो उसकी नज़र सबसे पहले बेड की ओर जाती है। बेड को खाली देख आकर्ष की आंखें डार्क हो जाती हैं और वह रूम के चारों तरफ देखता है, पर उसे ऐश कहीं नहीं दिखती। वह गुस्से में जैसे ही बाथरूम की ओर जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला था कि इतने में ही उसे ऐश की चीख सुनाई देती है। ऐश की चीख सुन आकर्ष जल्दी से दरवाजा खोलता है तो सामने के सीन को देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। सामने ऐश फर्श पर गिरी हुई थी, वो बाथरूम में फिसल कर गई थी। हालांकि उसे चोट नहीं आई थी, पर वह उठने की कोशिश कर रही थी, पर वो उठ नहीं पा रही थी। रात भर आकर्ष के स्वीट टॉर्चर के कारण उसकी बॉडी में ताकत नहीं थी। सुबह जब ऐश की नींद खुली तो जैसे ही उसने घड़ी में टाइम देखा, वह एकदम से उठ गई। अचानक ऐसे उठने से उसको अपनी बॉडी के निचले हिस्से में तेज दर्द की लहर दौड़ गई। उस दर्द को महसूस कर ऐश अपनी आंखें मींच लेती है। कल दादी माँ ने उसकी विदाई के समय बेडरूम में समझाया था कि शादी की पहली सुबह वह जल्दी उठकर पूजा करेगी और घर वालों का आशीर्वाद लेगी। उसे ये याद आते ही वो एकदम से उठी थी, पर आकर्ष ने कल रात उसकी हालत बहुत बुरी कर दी थी, जिससे उसकी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। जैसे तैसे ऐश बेड से उठती है और दीवार का सहारा ले बाथरूम में शावर लेती है। वह जैसे ही शावर लेकर बाथरूम से बाहर आ रही थी कि एकदम से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह वही बाथरूम के फर्श पर गिर गई। हालांकि गिरने के कारण उसे चोट तो नहीं लगी थी, पर उसकी एक जोरदार चीख निकल गई कि इतने में ही आकर्ष ने दरवाजा खोल दिया। आकर्ष को अपने सामने देख ऐश की आंखें बड़ी हो जाती है, पर आकर्ष को इतने गुस्से में देख ऐश कुछ न बोलते हुए डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आकर्ष अपनी डार्क ऑरे के साथ लगातार ऐश को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था, जैसे कि वो स्कैन कर रहा हो कि उसे चोट तो नहीं आई है। वह उसे गोद में उठा बाथरूम के बाहर लाता और पलंग पर बैठा देता है। आकर्ष लगातार ऐश को घूर रहा था, पर ऐश अपनी नजरें चुराते हुए आकर्ष को देख रही थी। उसे पता था कि अब उसका पति उसकी क्लास लेने वाला है। आकर्ष गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, जब बॉडी में जान नहीं थी तो अकेले बाथरूम क्यों गई थी? कल रात को तुम्हें समझाया था ना कि तुम्हें आज पूरा दिन आराम करना है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? आकर्ष की ऐसी बातें सुन ऐश चिढ़ते हुए कहती है, तो आपको मेरी ऐसी हालत करनी ही नहीं थी। जब आपको पता था कि आज शादी के बाद मेरा पहला दिन है आपके घर में, तो आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे थे? ऐश को मुंह चलाते देख आकर्ष उससे तीखी नजरों से घूरता है, पर ऐश भी फुल टशन के साथ उसे घूर रही थी। अपनी नासमझ बीवी के पागलपन को देख आकर्ष नागवारी से सर हिला देता है और उसे गोद में उठा चेंजिंग रूम की ओर ले जाता है और एक रेड कलर का कंफर्टेबल सूट निकालकर ऐश को पहना देता है। आकर्ष ये सब बड़े ध्यान से कर रहा था। आकर्ष को ये सब करते देख ऐश मन ही मन मुस्कुरा रही थी, पर उसे सच में अपनी बॉडी पर बहुत पेन हो रहा था। आकर्ष ऐश को वापस रूम में ला उसके बालों को सुखाता है। ऐश आकर्ष को मना करते हुए कहती है कि वह ठीक है, सब कर लेगी, पर आकर्ष उसे आंखें दिखाते हुए चुप रहने का इशारा करता है। आकर्ष ऐश को रेड कलर की चूड़ियां पहना उसके माथे में एक रेड कलर की बिंदी लगाता है, कानों में छोटी छोटी बालियां और मांग में अपने नाम का सिंदूर भरता है। आकर्ष के सिंदूर भरने पर ऐश अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऐश के ऐसा करने पर आकर्ष लगातार उसके चेहरे को देख रहा था। वह नीचे झुक उसके लिप्स पर बेबी किस करता है और उसके माथे को चूम उससे ऊपर से नीचे तक देखता है। ऐश उस लाल कलर के पटियाला सूट में बहुत ही प्यारी लग रही थी। आकर्ष उसे देखते हुए कहता है, तुम मेरी बात तो मानोगी नहीं यदि मैं कहूंगा कि पूरे दिन तुम रूम में रहना, लेकिन तुम मेरी बात काटते हुए नीचे जोगी, इसलिए मैं तुमसे अभी यहाँ प्यार से पूछ रहा हूँ, क्या तुम चल सकती हो? अगर नहीं चल सकती तो तुम चुपचाप यहाँ रूम में बैठोगी। आकर्ष की ऐसी बात सुन ऐश ना में सर हिलाते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ। आकर्ष अपनी जिद्दी बीवी को देखता है। उसे पता था कि ऐश का यही जवाब होगा, इसलिए बेड साइड की टेबल से कुछ टैबलेट्स निकलता है और ऐश को देते हुए कहता है, इनको खाओ, उसके बाद ही नीचे जाना। ऐश उन टैबलेट्स को देखते हुए आकर्ष की तरफ कंफ्यूजन में देखती है, जिसे समझ आकर्ष जवाब देता है, ये पेन रिलीफ टैबलेट्स हैं, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। आकर्ष की बात सुन ऐश चुपचाप वह टैबलेट्स को खा लेती है। ऐश को टैबलेट्स खाता देख आकर्ष राहत भरी सांस लेता है।
आकर्ष ऐश को वही बेड पे आधे घंटे वेट करने कहता है और खुद बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। कुछ ही देर में आकर्ष कमर में टॉवल लपेट बाहर आता है। आकर्ष को ऐसे देख ऐश अपना थूक निगलती है। आकर्ष सीधे चेंजिंग रूम की ओर जा कुछ ही देर में एक ब्लैक सूट पहन बाहर आता है और सीधे ऐश के सामने खड़ा हो जाता है। ऐश अपने हैंडसम हब्बी को देख रही थी। आकर्ष ऐश के आगे हाथ बढ़ाता, ऐश उसके हाथ में अपना हाथ रखती है और दोनों ही रूम के बाहर निकल जाते हैं। दोनों नीचे आ रहे थे तो सभी घर वालों की नज़र सीढ़ियों की तरफ जाती है। दोनों को साथ में देख सभी के चेहरे खिल जाते हैं। जैसे जैसे वो लोग सीढ़ियों से उतर रहे थे वैसे वैसे घर वालों की स्माइल चौड़ी हो रही थी। आकृति जी आगे आते हुए ऐश के चेहरे पर हाथ रखती है तो ऐश मुस्कुराते हुए झुककर उनके पैर छू लेती है। ऐसे झुकने पर उसे हल्का अपने निचले हिस्से में दर्द होता है पर वह उस दर्द को सहन करते हुए जबरदस्ती मुस्कुराती है। आकर्ष जिसकी नज़र लगातार ऐश के ऊपर बनी हुई थी, ऐश को दर्द में देख उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। लेकिन वह अपनी जिद्दी बीवी का क्या ही कह सकता था, पर उसे अब अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने खुद को कल रात कंट्रोल नहीं किया। उसकी वजह से ऐश को इतना दर्द सहन करना पड़ रहा है। ऐश धीरे धीरे सभी घरवालों का आशीर्वाद लेती है। ऐश जैसे ही दादाजी के पास जाती है, दादाजी उसके सिर पर हाथ रखते हुए खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। अनीशा जी एकदम से ऐश के सामने आ कहती हैं, बेटा आज तो तुम्हें पता ही होगा कि आज तुम्हारी पहली रसोई है। देखो हमने सारा नाश्ता बना लिया है पर हमें आज मीठा अपनी ऐश के हाथ से ही खाना है, तो तुम बताओ आज क्या बनाओगी। अनीशा जी की बात सुन ऐश की हवाएं उड़ जाती हैं। उसे लगा था कि वह यहाँ कुछ ना कुछ बहाना बना देगी पर अब उसे सच में कुछ मीठा बनाना पड़ेगा। ऐश ने कभी एक पानी तक गर्म नहीं किया था, इसलिए उसके चेहरे पर घबराहट आ जाती है। उसके चेहरे की घबराहट देख आकृति जी अनीशा जी को शांत करते हुए कहती है, बेटा तुम एक काम करो, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, तुम बस अपने हाथों से वह चीज करते जाना। आकृति जी की बात सुन ऐश राहत भरी सांस लेती है और आकृति जी ऐश को लेकर सीधे किचन में जाती हैं। उनको जाता देख दादी माँ देख रही थी। ऐश को धीरे धीरे चलते देख दादी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आखिर उनकी अनुभवी आंखें उन्हें धोखा नहीं दे सकती थी। सबसे पहले आकृति जी ऐश से चूल्हे की पूजा करवाती है। पूजा करने के बाद आकृति जी ऐश को कढ़ाई चढ़ाने कहती है। आकृति जी के कहे अनुसार ऐश वह काम करने लगती है। धीरे धीरे ऐश ने दूध बॉयल कर लिया था और सूजी को भून रही थी। आकृति जी को अनुभा जी आवाज लगाती है तो आकृति जी ऐश को इशारा करती है कि वह सूजी में अब दूध डाल दे। कुछ देर बाद उनके द्वारा निकाला गया सारा सामान। आकृति जी की बात सुन ऐश एक समझदार बहू के जैसे सर हिलाती है और उन्हें आश्वासन देती कि वह इसे पूरा बना लेगी। अब पर हमारी ऐश जहां हो और वहां कांड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आकृति जी के जाते ही ऐश लगातार अपने हाथ चलाती। ऐश अब उसमें दूध डालना था, इसलिए वह दूध का पतीला उठा उसमें दूध डाल देती है। ऐश लगातार हाथ चलाते हुए सूजी को पकाने लगती है और आकृति जी ने जो जो सामान बाहर निकाला था धीरे धीरे वह उसमें डालने लगती है और पास में रखे चीनी के डिब्बे से नापकर चीनी डाल देती है। जैसे जैसे उसमें सामान पड़ते जा रहे था वह और भी सुंदर दिखने लगा था। खुद की बनाई हुई पहली डिश को देख ऐश खुद के कंधों को थपथपाती और कहती है, अरे वाह ऐश, तूने पहली बार हलवा बनाया, वह भी इतना टेस्टी। जब ये दिखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। क्या मुझे इस चख कर देखना चाहिए क्या? नहीं नहीं, पहले इसको भगवान का भोग लगेगा उसके बाद ही इसको खाएंगे। आकृति जी जब किचन में आती है तो ऐश ने पूरा हलवा तैयार कर लिया था। उस हलवे को देख आकृति जी खुश हो जाती है। वो ऐश को सबसे पहले मंदिर की ओर ले जाती हैं। ऐश अपने हाथों से हलवा एक कटोरी में निकाल भगवान को भोग चाहती है। उसके बाद वह डाइनिंग टेबल में धीरे धीरे हलवा सबको सर्व करती है और खुद भी साइड में बैठ जाती है। आकर्ष जो कि लगातार ऐश को देख रहा था, जैसे ही उसकी नज़र हलवे में जाती है उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। उसे पता था कि हलवे में कुछ तो गलत हुआ है, पर वह अपनी बीवी का मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप खा लेता है। सभी घर वाले लगातार आकर्ष को देख रहे थे। आकर्ष को चुपचाप उस हलवे को खाता देखते हैं तो सबको यही लगता है कि हलवा बहुत टेस्टी बना है।
इसलिए सभी लोग चम्मच में भरकर हलवा सीधे मुंह में लेते हैं। जैसे ही उन सबके मुंह में हलवा जाता है, सबके चेहरे के तोते उड़ जाते हैं। ऐश, जो कि बेसब्री से सबकी तारीफ का इंतजार कर रही थी, उन सबको ऐसे एक दूसरे को देखते देख कंफ्यूजन उन्हें देखने लगती है। किसी को कुछ ना बोलना देख ऐश का सब्र का बांध अब टूट जाता है और वो हिचकिचाते हुए कहती है, क्या हुआ, हलवा अच्छा नहीं बना है क्या? दादाजी जबरदस्ती उस हलवे को निगलते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, बहुत टेस्टी बना है, हमने पहली बार ऐसा हलवा खाया है। दादाजी की बात सुन आकर्ष मुस्कुराता है पर कहता कुछ नहीं। दादाजी को ऐसा कहता देख सभी घरवाले ऐश की तारीफ करते हैं। ऐश तो फूले नहीं समा रही थी कि पहली बार बनाई गई डिश उसकी इतनी अच्छी बनी कि सभी लोगों को पसंद आई। अच्छा, इतना टेस्टी है, मैं भी खाकर देखती है। वह जैसे ही खुद ही हलवा टेस्ट करने वाली थी कि सारे घर वाले एकदम से चिल्लाते हैं। चैप्टर 93 ऐश के आंसू फोर्सफुली किस थप्पड़। ऐश जैसे ही हलवा खाने के लिए अपना मुंह खोलती है कि इतने में ही आकर्ष उसके हाथों से कटोरी ले खुद हलवा खाने लगता है। आकर्ष की इतनी जल्दबाजी को देख सभी घरवाले शौक रह जाते हैं। उन्हें तो लगा था कि ऐश ने यदि हलवा खा लिया तो उसे पता चल जाएगा कि सभी घरवाले उससे झूठ बोल रहे हैं। पर आकर्ष के ऐसा करने पर सभी राहत की सांस लेते हैं। ऐश आकर्ष को घूरते हुए देख रही थी। उसके लिए एक कटोरी हलवा बचा था जो कि उसने खुद के लिए रखा था, पर वह भी आकर्ष ने खा लिया। वह दादी माँ से शिकायत करते हुए कहती है, देखिए ना दादी माँ, मैंने अपने लिए जो हलवा निकाला था वह भी इन्होंने खा लिया। मैंने जिंदगी में पहली बार डिश बनाई थी, मुझे उसे चखने तक का मौका तक नहीं दिया। ये सब कहते हुए ऐश की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ऐश की आंखों में आंसू देख आकर्ष एकदम से उठता है और उसके सामने खड़े होते हुए कहता है, अब तुमने इतना टेस्टी हलवा बनाया था कि मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए मैंने वह खा लिया। फिर उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम दोबारा बना लेना, फिर उसे हम दोनों मिलकर खाएंगे। पर ऐश सिसकते हुए कहती है, पर पता नहीं वह इतना टेस्टी बनता है कि नहीं। इस हलवे को टेस्टी कहे जाने पर सभी घर वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। दरअसल हलवे में ऐश ने चीनी की जगह खूब सारा नमक डाल दिया था, जिससे उसका टेस्ट नमकीन हो गया था। सभी के मुंह में अभी भी वो नमकीन टेस्ट था। आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, मुझे एक बार टेस्ट तो करने देना चाहिए था। आकर्ष ऐश को अपने गले से लगाते हुए कहता है, ठीक है, शांत हो जाओ, आज शाम को तुम फिर से हलवा बनाना मेरे सामने। आकर्ष द्वारा ऐसे ऐश को पैम्पर करने हुए सारे घर वाले देख रहे थे। उन्हें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उनका वही सीरियल बेटा है जो कि किसी लड़की से सीधे मुंह बात नहीं करता था और यहाँ अपनी बीवी से इतने प्यार से बात कर रहा है। सभी घरवालों के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी कि उन्होंने बिल्कुल सही लड़की से अपने लड़के की शादी की है। ऐश और आकर्ष दोनों ही एक दूसरे के लिए बने थे। दादाजी हल्का खांसते हैं, जिससे दोनों लव बर्ड्स अपने होश में आते हैं और एकदम से ऐश आकर्ष से दूर हो अपनी नजरें चुराते हुए यहाँ वहाँ देखने लगती है। दादाजी ऐश को अपने पास बुलाते हैं तो ऐश थोड़ा झिझकते हुए दादाजी के पास जाती है। दादाजी ऐश के हाथों में एक लिफाफा रखते हैं, जिसे ऐश न समझी में देखती है तो दादाजी उसके सर पर हाथ रख कहते हैं, ये आपकी पहली रसोई का गिफ्ट है हमारी तरफ से। ऐसे ही सभी लोग एक एक कर ऐश को गिफ्ट देते हैं। अब सभी लोग ऐश को आशीर्वाद दे धीरे धीरे कर वहां से अपने अपने काम की ओर चले जाते हैं। अनीशा जी और आकृति जी दोनों किचन में आ जाती हैं। दादी माँ आकर्ष की तरफ देख रही थी, जो कि बिना किसी भाव के खड़ा था। वो लगातार ऐश को देख रहा था। आकर्ष को ऐसे देख दादी माँ थोड़ी ऊंची आवाज में कहती हैं, बेटा आप ऐश के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं? दादी माँ के ऐसे पूछने पर आकर्ष एक नज़र ऐश को देखता है, जो कि उसे ही देख रही थी, जैसे वह आकर्ष के जवाब का इंतजार कर रही हो कि आकर्ष भी उसे उसका गिफ्ट देगा। आकर्ष अपनी आंखों में शरारत लिए दादी माँ की तरफ देखता है और कहता है, आपकी बहू को तो मैंने ऑलरेडी कल रात को ही गिफ्ट दे दिया है, अब और कौन सा गिफ्ट चाहिए उसे? आकर्ष की ऐसी बेशर्मी भरी बातों को सुन ऐश पानी पानी हो जाती है और वह दादी माँ की तरफ बिना देखे ही अपनी नजरों को झुका लेती है, जो कि अपने पोते के कान को मरोड़ते हुए कहती, शैतान कहीं कि तू मेरी बहू को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता, चल जल्दी से निकाल, गिफ्ट क्या लाया है उसके लिए।
आकर्ष के ऐसे कहने पर ऐश से अब वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वह शर्माते हुए अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। ऐश की ऐसी फुर्ती देख आकर्ष नागवारी से सर हिलाता है और कहता है, इस लड़की से अभी चला नहीं जा रहा था, पर शर्माने के नाम पर तो इसमें पीटी उषा जैसी रफ्तार आ जाती है। ऐश जो कि अपने दर्द को भूल सीधे शर्माते हुए कमरे में पहुंच गई थी, वह दरवाजे को लॉक कर उससे सटकर खड़ी हो जाती है और अपने सीने पर हाथ रख लेती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका पति अपनी दादी माँ के सामने ऐसी बेशर्मी भरी बातें कर सकता है। ऐश के ऐसे जाने पर दादी माँ आकर्ष के कान छोड़ देती है और कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बहू के लिए गिफ्ट लेकर आना और हाँ, उसे ज्यादा परेशान मत करना आज। दादी माँ के ऐसा कहने पर आकर्ष अपनी आईब्राउ रेज करते हुए कहता है, मैंने कब परेशान किया उसे। दादी माँ अपने हाथ बांधते हुए कहती है, वो तो उसके उसके चलने के तरीके से ही पता चल रहा है कि तुमने उसे बहुत परेशान किया है। ये सब कहते हुए दादी माँ की नजरों में शरारत दिख रही थी। अपनी दादी माँ को ऐसा कहते देख आकर्ष के होश उड़ जाते हैं। उसने तो केवल मजाक में कहा था, पर दादी माँ के ऐसे कहने पर वह सकपका जाता है और यहाँ वहाँ देखते हुए अपने रूम की ओर जाने लगता है। आकर्ष को खुद से भागता देख दादी माँ खिलखिला कर हंस देती है। आकर्ष जैसे ही रूम के बाहर पहुंचता है कि इतने में ही उसका कॉल बजता है। वह जैसे ही मोबाइल देखता है तो उसमें उसके पीए का कॉल आ रहा था। उस कॉल को देख आकर्ष गहरी सांस भरता है और कॉल रिसीव करता है। कुछ देर पीए से बात कर आकर्ष अपने रूम के डोर को खोल अंदर चला जाता है। अंदर ऐश खुद में सिमटी हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और अपने लाल हुए चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वह खुद को आईने में देख खुद ही शर्मा रही थी। आकर्ष जो कि बहुत देर से ऐश की हरकतें देख रहा था, जब उससे रहा नहीं जाता तो वह ठीक है ऐश के पीछे खड़ा हो जाता है। ऐश जैसे ही आईने में आकर्ष के अक्ष को देखती है तो उसकी नजरें अपने आप ही झुक जाती हैं। आकर्ष ऐश को पीछे से ही गले लगा लेता है। ऐश और आकर्ष दोनों ही एक दूसरे की करीबी को महसूस कर रहे थे। कुछ देर वैसे ही खड़े रहने के बाद आकर्ष ऐश को अपनी तरफ मोड़ता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, तुमने अपनी मन की कर ली मना ली पहले रसोई, अब चुपचाप तुम यहाँ आराम करोगी, तुम मुझे अब नीचे नहीं देखनी चाहिए, समझ में आई ना बात। आकर्ष की बात सुन ऐश अच्छे बच्चों के जैसे सर हिला देती है। आकर्ष उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। जब आकर्ष अपनी किस से सेटिस्फाइड हो जाता है तो वह ऐश के लिप्स को छोड़ता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, चुपचाप तुम अब बेड पर आराम करोगी। इसके साथ ही उसका हाथ पकड़ उसे बेड पर लेटा देता है और चादर को उसकी कमर तक डाल उसके माथे में हाथ फेरने लगता है। धीरे धीरे थपथपाने से ऐश जो कि ऑलरेडी थकी हुई थी धीरे धीरे गहरी नींद में चली जाती है। ऐश को सोया देख आकर्ष का चेहरा जो कि नर्म था अब वह वापस से डार्क हो जाता है। उसे वह बात याद आ जाती है जो कि उसके पीए ने अभी कुछ देर पहले कही थी। वह सोच उसके हाथों की मुठ्ठियां कस जाती हैं। वह ऐश के माथे को चूम उस रूम से एक डाक और एक के साथ रूम से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ रूम में एक लड़का एक लड़की को दीवार से सटाकर लगातार किस किए जा रहा था। उसकी वो किस प्यार भरी नहीं थी, वह उस लड़की को गुस्से में किस कर रहा था। वह कभी उसके ऊपर लिप को शक करता तो कभी लोअर लिप को। वह लड़की लगातार उस लड़के से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर वह लड़का उस लड़की के दोनों हाथों को पकड़ दीवार में टक कर देता है और उसकी बॉडी में अपने हाथ घुमाने लगता है। वह लड़की लगातार उस लड़के से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, पर वह लड़का लड़की से और चिपकते हुए दीवार की ओर सटा देता है। उसे लड़के के ऐसा करने पर वह लड़की थक चुकी थी और वह बिना किसी विरोध के चुपचाप खड़ी थी। लड़की के कुछ न करने पर वह उसे और भी अग्रेशन के साथ किस करने लगता है। कुछ ही देर में उस लड़के को अपने मुंह में ब्लड का टेस्ट आता है। उस टेस्ट को महसूस कर वह उस लड़की के लिप्स को छोड़ उसके चेहरे की तरफ देखता है जो कि रोने के कारण लाल हो गया था और उसके होठों पर खून लगा हुआ था। वह उसे लड़की के खून को अपने अंगूठे से साफ कर उसके होठों पर प्यार से किस करता है। उस लड़के के चेहरे पर अभी भी गुस्सा था, पर वह अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए उस लड़की से दूर हो जाता है। उसके दूर होने पर वह लड़की जल्दी से रूम से निकल कर भाग जाती है। उसे खुद से उस लड़की को भागता देख लड़का निराशा में सिर हिलाता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी होगा।
उसके चेहरे पर हाथों की उंगलियों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। वह अपने सर को चेयर में बैंठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा उस लड़के की आंख से गिर जाता है। उसकी जिंदगी का पहला प्यार उसके बारे में ऐसी घटिया सोच रख रहा है। ये सोच सोचकर ही उसका दिल बैठ जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण वह लड़की उसके बारे में ऐसी राय बना रही है। क्या उसे उसकी फीलिंग एक मजाक लगती है? आखिर वह उसकी फीलिंग्स को मजाक कैसे बना सकती है? एक बार उसे उससे बात तो करनी थी। यह सब सोच सोचकर उसका सर दर्द करने लगता है। वह लड़का यही सब सोच रहा था कि उसे कुछ देर पहले का सीन याद आने लगता है। चैप्टर 94 झगड़ा किडनैप कॉल लूथरा हाउस। यहाँ कुछ अलग ही सीन चल रहा था। अनोखी बुझे मन से डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी और मिसेस लूथरा उसे क्रिश के हॉस्पिटल जाने के लिए फोर्स कर रही थी। पर अनोखी लगातार मना कर रही थी। उसके ऐसे मना करने पर मिसेस लूथरा गुस्से में वहां से उठकर चली जाती हैं। अपनी मां को ऐसे गुस्से में जाते देख अनोखी गहरी सांस लेती है। उसको लगता है कि वह उसे अब हॉस्पिटल जाने के लिए प्रेशराइज नहीं करेगी। क्रिश के पास ना जाने को लेकर वह थोड़ी रिलैक्स हुई ही थी कि इतने में ही मिसेस लूथरा की चीखने की आवाज आती है। अपनी मां की आवाज सुन अनोखी टेबल से जल्दी से उठ उनके रूम की ओर भागती है तो मिसेस लूथरा अपने सीने को पकड़कर बेड पर बैठी हुई थी। अनोखी घबराते हुए कहती है, मोम क्या हुआ आपको? मिसेस लूथरा अपने सीने को लगातार दबाते हुए कहती है, पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरे सीने में दर्द हो रहा है, प्लीज तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चल। अपनी मां को दर्द में देख अनोखी जल्दी से उनकी हेल्प करती है और गाड़ी में उनको बिठा देती है और ड्राइवर से हॉस्पिटल चलने को कहती है। ड्राइवर एक नज़र मिसेस लूथरा को देखता है और गाड़ी भगा देता है। अनोखी लगातार अपने मां के हाथों को सहला रही थी। मिसेस लूथरा आंखें बंद किए अपने सीने पर हाथ रखी हुई थी। कुछ ही देर में अनोखी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वह जल्दी से स्ट्रेचर मंगवाती है और बोर्ड बॉय की हेल्प के जरिए मिसेस लूथरा को उसमें स्ट्रेचर पर लेटाती है। बॉब स्टाफ अनोखी को रिसेप्शनिस्ट के पास भेजता है कि वह अपनी मां के एडमिट के पेपर साइन कर दे और पर्ची कटवा ले। अनोखी बोर्ड बॉय की बात सुन रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और वहां का काम करने लगती है। मिसेस लूथरा मौका पाकर वार्ड बॉय से कुछ बात कहती है और बोर्ड बॉय उनका इशारा समझ उन्हें एक रूम में लेकर जाता है। कुछ ही देर में अनोखी रिसेप्शन का सारा काम कर उस बोर्ड बॉय के पास आती है जो कि उसी का वेट कर रहा था। वह अपनी मां के बारे में पूछती है तो बोर्ड बॉय उन्हें एक रूम में जाने के लिए कहता है। अनोखी भागते हुए उस रूम की तरफ चली जाती है। अनोखी के जाते ही मिसेस लूथरा बाजू वाले रूम से बाहर निकलती हैं और बोर्ड बॉय को हाथों के इशारे से अच्छा का इशारा करती हैं और मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, अब कैसे बचोगी बेटा, तुम ऐसे नहीं आ पाए तो मैं तुम्हें सीधे तरीके से नहीं आ पाए तो मैं अपनी उंगली टेढ़ी करना भी जानती हूँ। देखा, आखिर मैंने तुम्हें बुला लिया हॉस्पिटल में। मिसेस लूथरा अपने हाथों को झटक कर बाहर की ओर चली जाती है। बाहर ड्राइवर उन्हीं का वेट कर रहा था। ड्राइवर को देख मिसेस लूथरा मुस्कुराते हुए देखती हैं तो मिसेस लूथरा की मुस्कान देख ड्राइवर भी हंसने लगता है। मिसेस लूथरा उसी गाड़ी में बैठ वापस घर की ओर चली जाती हैं। यहाँ अनोखी भागते हुए एक रूम के पास आती है और जल्दी से दरवाजा खोलती है। अनोखी जैसे ही रूम के अंदर देखती है तो पूरा रूम खाली था। वह रूम के चारों तरफ देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। जैसे ही वह बाहर जाने वाली थी कि दरवाजे के पास क्रिश हाथ बंधे खड़ा था और उसे ही तिरछी मुस्कान लिए देख रहा था। क्रिश को अपने सामने देख अनोखी को वह सब बातें याद आने लगती हैं जो कि उसने अनोखी को कही थी और उसे झूठ कहा कि वह उससे प्यार करता है, जबकि उसकी शादी ऑलरेडी ऐश से हो चुकी थी। क्रिश को ऐसे मुस्कुराते देखा अनोखी के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती हैं और वह क्रिश को इग्नोर कर दूसरी तरफ से बाहर निकलने लगती है। अनोखी को ऐसा करते देखा क्रिश जल्दी से आगे आता है और अनोखी का हाथ पकड़ लेता है। क्रिश के ऐसा करने पर अनोखी उसका हाथ झटकते हुए उसके गाल में एक तमाचा जड़ देती है। अनोखी के ऐसा करने पर क्रिश के हाथ ऑटोमेटिक अपनी गाल पर आ जाते हैं और उसके हाथों की मुठ्ठियां कस जाती हैं। वह अनोखी को आश्चर्य से देखने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे अनोखी ने उसे थप्पड़ मार दिया।
वह अनोखी के हाथों को वापस से पकड़ उसे दीवार से सटा देता है और कहता है, क्या हरकत थी? हाँ, तुम कल से मेरा कॉल क्यों इग्नोर कर रही हो और आज मिली हो तो तुमने मुझे थप्पड़ मारा। वजह मैं बाजह जान सकता हूं कि इसकी क्या है। अनोखी जो कि भारी भाराई बैठी थी वह आकर्ष के हाथों को झटक उसे खुद से दूर कर देती है और उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है, डोंट टच मी। आज के बाद यदि तुमने मुझे हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जैसा झूठा मक्कार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम मेरे साथ प्यार का दिखावा कर रहे थे और पीठ पीछे मेरी ही फ्रेंड के साथ अपने रिश्ते बना रहे थे। अनोखी की इन बातों को सुन कृष ना समझी मैं उसे देखता और कहता है, कहना क्या चाहती हो आखिर तुम? मैंने क्या झूठ बोला तुमसे? अनोखी सार्कास्टिक वे में हंसते हुए कहती है, ओह रियली? तुमने मुझे कुछ झूठ नहीं बोला। तुमने क्या कहा था कल तुम मुझसे कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते बल्कि तुम बस मेरा यूज करना चाहते हो। तुम मेरे जिस्म से प्यार करते हो और तुमने वही किया। तुम मेरे करीब आना चाहते थे इसलिए तुमने वह सब कहा कि मैं तुम्हारी बातों में आकर खुद को तुम्हें सौंप दूं। अनोखी की ऐसी बातों को सुन कृष को गुस्सा आने लगता है और वह अनोखी को पकड़ते हुए दीवार से सटा देता है और कहता है, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? तुम्हें मेरा प्यार केवल जिस्मानी भूख लगता है? अनोखी हल्का हंसते हुए कहती है, बिल्कुल। तुम जब भी मेरे करीब आए हो सिर्फ मेरी बॉडी के लिए। तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। हम जब जब मिले हैं तुमने मेरा फायदा ही उठाया है और उस रात तुम यही करने आए थे। तुम एक प्लेबॉय हो जो कि सिर्फ लड़कियों के साथ खेलता है और ठीक उसी तरह तुम मेरी फ्रेंड के साथ भी यही कर रहे हो। तुम उसकी जिंदगी से खेल रहे हो ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है। तुम उसे भी पाना चाहते हो और तुम मुझे भी पाना चाहते हो। कृष का डार्क ओरे के साथ लगातार अनोखी को देख रहा था और खींचते हुए चिल्लाता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? क्लियर मुझे बताओ। और तुम मेरे बारे में इतनी गंदी राय कैसे बना सकती हो? कृष तुम ऑलरेडी गंदे हो। तुम्हें केवल मेरे जिस्म की भूख है। एक बार मैंने तुम्हें अपना जिस्म दे दिया तो तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। अनोखी की ऐसी बातें सुन कृष को गुस्सा आने लगता है और वह अनोखी को दीवार से सटाते हुए कहता है, तुम्हें यही लगता है कि मुझे तुम्हारी जिस्म की भूख है? तो हाँ है, मुझे तुम्हारे जिस्म की भूख। इसी के साथ वह उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है और उसे किस करने लगता है। कृष के ऐसा कहने पर अनोखी अपनी आंसुओं से भरी आंखों को बंद कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। आखिर उसने जो कृष के बारे में सोचा था वह वही निकला। कृष केवल उसके शरीर के लिए उसके साथ था। ये सब सोच सोच के उसका दिल टूट जा रहा था। कृष जब अपने चेहरे पर अनोखी के आंसुओं को महसूस करता है तो वह उसे छोड़ देता है। वह उसके लिप्स को देखता है जिस पर उसके ऐसे हार्डली किस करने के कारण ब्लड आने लगा था। अनोखी को ऐसा रोता हुआ देख कृष का दिल दुखता है और वह उससे दूर हो जाता है। अनोखी बिना कृष की तरफ देखे चुपचाप रूम से निकलकर चली जाती है। कृषि अभी यही सब सोच ही रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो अनोखी ने उससे ये सब कहा। क्या उसके आई लव यू कहने के कारण? ये सब चीज कहीं उस रात के कारण तो नहीं? पर उसने ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं किया था। वह मेरे प्यार को जिसकी भूख कैसे कह सकती है? ये सब सोच सोचकर कृष पागल हुआ जा रहा था। वो गुस्से में अपने कोट को उठा रूम से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ आकर्ष अपने ऑफिस आता है जहां पर उसका पीए उसका वेट कर रहा था। आकर्ष अपनी हेड चेयर पर बैठकर पीए को बोलने का इशारा करता है तो उसका पीए बताता है कि जिस आदमी को पकड़ा गया था वह आदमी मैडम को किडनैप करने की कोशिश में था। उसने यही के कुछ लोकल लड़कों को हायर किया था और वह लोग आज के दिन मैडम को गायब करना चाहते थे, पर लकीली हमारे आदमियों को उसके बारे में पता चल गया और उसने कल ही उसे उठा लिया। पीए की बात सुन आकर्ष की मुठ्ठियां कश्ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन इंसान है जो ऐश को किडनैप करना चाहता है। कुछ पता चला कि इन सब का मास्टरमाइंड कौन है। पीए नाम में सर हिलाते हुए कहता है, सर इसकी जानकारी नहीं मिली है। जो कोई भी है वह बहुत शातिर है। वह इन आदमियों के जरिए ही अपना काम करवा रहा है। ऐश के घर के चारों तरफ अपने आदमी बढ़ा दो। कुछ भी संदेहजनक पता चले तो तुरंत मुझे खबर होनी चाहिए और दादाजी के आसपास रह रहे लोगों का बैकग्राउंड पता करवाओ। क्या उनके बिजनेस से रिलेटेड कोई राइवल है जो ऐश को टारगेट कर रहे हैं?
आकर्ष की बात सुन पिए हाँ मैं सर हिलाता है और कहता है जी सर। इसके साथ ही वह रूम से बाहर चला जाता है। आकाश अपनी चेयर पर टिक कर बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह नया दुश्मन कौन पैदा हो गया है जो कि यश के पीछे पड़ा है। उसे ये तो कन्फर्म था कि उसकी यश को कोई ना कोई हानि तो पहुंचाना चाहता है, पर उसे यह जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि वह आकर्ष का दुश्मन है या कपूर इंडस्ट्रीज के दुश्मन है। आकर्ष ये सब सोचते हुए अपना काम करने लगता है। काम करते हुए रात के 7 बज गए थे पर आकर्ष को होश ही भी था। इतने में ही उसका फोन बजता है। वह कॉल उठाकर देखता है तो सामने वाले की बात सुन वह जल्दी से खड़ा हो अपने ऑफिस से बाहर निकल जाता है। चैप्टर 95 मून लाइट क्लब नशा पगफेरे। आकर्ष अपनी चेयर से उठकर अपने कोट को पहन केबिन से बाहर निकल जाता है। जैसे ही आकर्ष नीचे आता है तो उसके सारे बॉडीगार्ड अलर्ट हो जाते हैं। ड्राइवर कार का गेट खोलता है। आकर्ष के बैठते ही कार को राय इंडस्ट्रीज के गेट की तरफ मोड़ आगे बढ़ा देता है। ड्राइवर को कार घर की तरफ मुड़ते देख आकर्ष अपनी भारी आवाज उसे कहता है, कार मून लाइट क्लब की ओर लेकर चलो। आकर्ष की बात सुन ड्राइवर कार मून लाइट क्लब की ओर मोड़ देता है। करीब 20 मिनट बाद आकर्ष की कार मूनलाइट क्लब के सामने आकर रुकती है। आकर्ष बिना किसी भाव के कार से निकलता है और अपने कोट को सही कर आगे बढ़ जाता है। वहां आसपास खड़ी लड़कियां आहें भरते हुए अपने सामने से निकलते इतने हैंडसम लड़के को देख रही थी, पर हमारा आकर्ष सख्त लौंडा था। वो सबको इग्नोर कर सीधे क्लब के अंदर चला जाता है। जैसे ही आकर्ष क्लब के अंदर जाता है तो सभी गार्ड चौकन्ने हो जाते हैं। इस क्लब में अक्सर आकर्ष और क्रिश का आना जाना रहता था। आकर्ष केवल यहाँ पर अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आता था, पर क्रिश हमेशा लड़कियों के साथ मजे करने आता था। आकर्ष को इससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वह अपने फ्रेंड को अच्छे से जानता था कि ये सब बस उसका मनोरंजन करती है। क्योंकि वह बस लड़कियों से फ्लर्ट करता है, वो उसके उनके साथ कभी भी फिजिकल नहीं होता है। इस क्लब में आकर्ष और क्रिश का एक प्राइवेट रूम था जिसमें वह अक्सर बैठकर ड्रिंक किया करते थे। आकर्ष सीधे उस प्राइवेट रूम की तरफ चला जाता है। वह जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे शराब की एक तेज गंध आती है। वह नामे है गर्दन हिला रूम के अंदर जाता है तो क्रिश 3 लड़कियों से घिरा हुआ लगातार ड्रिंक कर रहा था। क्रिश को ऐसे देख आकर्ष की आंखें छोटी हो जाती है। वह लड़कियां लगातार क्रिश के बॉडी पर हाथ चला रही थी और क्रिश को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, पर क्रिश चुपचाप बैठा बस अपने हाथ में पकड़े गिलास के सिप लिए जा रहा था। आकर्ष जो कि लगातार क्रिश को देख रहा था वो जानता था कि क्रिश ने काफी ड्रिंक कर ली है। आकर्ष गौर से उसके चेहरे की तरफ देखता है जिसमें कोई भाव नहीं थे। आज वह पुराना वाला क्रिश लग ही नहीं रहा था जो हंसी मजाक कर लड़कियों से फ्लर्ट करते हुए मजे लेता था। काफी देर क्रिश को ऑब्जर्व करने के बाद जब क्रिश कोई रिस्पांस नहीं करता तो आकर्ष अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, आउट ऑल ऑफ यू। आकर्ष के रूम में आते ही एक डार्क ऑरा उस रूम में फैल गया था। जो लड़कियां क्रिश के साथ फ्लर्ट कर रही थी वह लगातार आकर्ष की तरफ देख रही थी। उनमें से एक लड़की अपनी हवस भरी नजरों से आकर्ष को देख रही थी। वह हिचलाते हुए आकर्ष के पास जाती है और उसके सीने में हाथ रखते हुए कहती है, यू आर सो हॉट बेबी। अगर हम दोनों की हॉटनेस मिल जाए तो कयामत ही आ जाए। इसके साथ ही वो आकर्ष से चिपकने लगती है। आकर्ष को कुछ रिस्पॉन्स ना करता देख वो अपनी एडी उठा आकर्ष के गाल पर किस कर देती है। आकर्ष की हाथों की नसें दिखने लगती है। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। वो दोबारा से कहती है, अगर तुम्हें इस कमरे में दिक्कत हो रही है तो हम दूसरे कमरे में जाकर एंजॉय कर सकते हैं। आकाश उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता तो वह लड़की जैसे ही फिर से आकाश की बॉडी को टच करती कि आकर्ष की कोल्ड आवाज पूरे रूम में गूंज जाती है, शेरा। इतने में ही पीछे से आकाश का गार्ड जाकर उस लड़की को पकड़ लेता है। उन गार्ड को देख वह लड़की डरती नहीं और अपनी सेडिक्टिव स्माइल ली आकर्ष को कहती है, एक बार आजमा के तो देखो, मैं तुम्हें सेटिस्फाइड कर दूंगी। आकर्ष उस लड़की की ऐसी बातें सुन तिरछी मुस्कान से अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है और कहता है, लगता है मैडम के जिस्म में कुछ ज्यादा ही आग लगी हुई है, इनकी आग को शांत करो। आज तुम सभी इसकी आग को शांत करोगे। आकाश के ऐसे कहने पर उस लड़की की आंखें बड़ी हो जाती हैं और जो लड़कियां क्रिश के पास बैठी थी वह डर से आकर्ष की तरफ देखने लगती हैं।
वह बॉडीगार्ड आकर्ष का इशारा समझ उस लड़की को केबिन के बाहर ले जाने लगते हैं। आकर्ष के ऐसे ठुकराए जाने पर वह लड़की गुस्से में उसे देखती है, पर वह ये जानती नहीं थी कि उसने किसी ऑफेंड कर दिया है और इन सब का नतीजा क्या होने वाला है। फिर आकर्ष उन दो लड़कियों की तरफ रुख करता है जो कि उसे ही देख रही थी। आकर्ष अपनी आईब्रो रेज्ड करते हुए कहता है, लगता है तुम लोगों की भी आग शांत करनी पड़ेगी, कहो तो, और बॉडीगार्ड तुम लोगों के लिए बुलाओ या तुम लोग शांति से जाना पसंद करोगी। वह लड़कियां आकर्ष के ऐसे कहने पर घबराते हुए चुपचाप उठकर केबिन से निकल जाती हैं। आकर्ष सीधे क्रिश के सामने आता है और उसके हाथ से गिलास लेते हुए टेबल पर रख देता है। क्रिश बिना किसी भाव के आकर्ष को देख रहा था। आकर्ष क्रिश की नजरों में लगातार देखते हुए सामने वाले सोफे पर बैठ सिगरेट निकालकर उसके कश लेते हुए कहता है, क्या प्रॉब्लम है तुमको, बोलो। क्रिश दर्द भरी मुस्कान लिए आकर्ष की तरफ देख कहता है, मैंने परसों रात उसे प्रपोज किया था, उसने उस दिन कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं आज उससे मिला, उसने मुझसे कहा कि मैं उसके सिर्फ जिस्म से प्यार करता हूं, उससे नहीं। ये सब कहते हुए क्रिश की आंखों में दर्द दिख रहा था। आकर्ष उसकी बातों को गौर से सुन रहा था। क्रिश हिचकी लेते हुए, ब्रो वो ऐसा कैसे कह सकती है, वो मेरे प्यार को गाली कैसे दे सकती है। मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने किसी को प्यार किया, क्या मेरा प्यार सच में उसे हवस लगता। ये सब कहते हुए क्रिश वापस से उठ बोतल उठा कर पीने लगता है। आकर्ष उसके हाथ से बोतल ले कहता है, तुम पहले उससे शांति से बात करो, ऐसे एकदम से रिएक्ट करने से कुछ नहीं होगा। आखिर वह किस बेसिस पर तुमसे ये सब चीज बोल रही है, ये सब जानने की कोशिश की तुमने। आकर्ष के ऐसा कहने पर क्रिस गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, वह बात करने के लिए तैयार हो तब ना मैं उससे बात करूं। उसे दिन के बाद से वह आज मुझे मिली और मुझे कहती है कि मैं उसकी बॉडी के लिए उसके पास हूं, उसे मेरा प्यार हवस लगता है। वह ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ, उसे मेरा प्यार, मेरा प्रपोजल अच्छा नहीं लगा तो वह उसे ठुकरा देती, कम से कम मेरे प्यार को गाली तो ना देती। ये सब कहते हुए क्रिश की आवाज लड़खड़ाने लगती है और वह गिरने लगता है। आकर्ष क्रिश की तरफ देखा है जो कि कुछ ज्यादा ही नशे में था। वह उसे संभालते हुए कहता है, हम कल इस बारे में बात करेंगे जब तुम्हारा सारा नशा उतर जाएगा। अभी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है और तुम चलो यहां से घर, अब तुम ड्रिंक नहीं करोगे। क्रिश लगातार बुदबुदा रहा था। वह मेरे प्यार को गाली कैसे दे सकती है, उसे मैं हबसी लगता हूं, मैं उसके पास हवस के लिए हूं। ये सब कहते कहते हैं क्रिश बेहोश हो जाता है। आकर्ष उसे संभालते हुए अपनी कार में बिठाता है और सीधे क्रिश के अपार्टमेंट की ओर अपनी कार ले जाता है। कुछ ही देर में आकर्ष क्रिश के अपार्टमेंट पहुंच जाता है। वह लिफ्ट के जरिए क्रिश को लेकर सीधे उसके घर पहुंचता है और डोर खोल उसे उसके बिस्तर पर सुला देता है। आकर्ष लगातार क्रिश के चेहरे को देख रहा था, उसे अपने प्यार को खो देने का डर और फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी। आकर्ष जानता था कि क्रिश अनोखी से प्यार करता है, पर वह एक बार अनोखी से भी इस मैटर में बात करना चाहता था कि वह किस बात को लेकर क्रिश को ये सब बोल रही थी। क्योंकि उसका दोस्त भले ही कितना बड़ा प्लेबॉय हो, पर उसने अनोखी के अलावा किसी और लड़की के लिए इस तरह की फीलिंग नहीं रखी। आकर्ष गहरी सांस ले क्रिश के अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है और सीधे अपनी कार में बैठ ड्राइवर को राय विला चलने को कहता है। कुछ ही देर में आकर्ष राय विला पहुंचता है। वह बिना किसी भाव के सीधे अपने कमरे की ओर जाता है। उसे ऐश से अनोखी के बारे में बात करनी थी कि आखिर अनोखी के मन में चल क्या रहा है, इसीलिए वह सीधे अपने रूम में पहुंचता है। जैसे ही रूम का दरवाजा खोलता है तो पूरा रूम खाली था। रूम को खाली देख आकर्ष की मुठियां कस जाती हैं, क्योंकि उसने ऐश को हिदायत दी थी कि उसके लौटने तक वह कमरे से बाहर नहीं जाएगी। आज पूरे दिन आराम करेगी, पर फिर से ऐश ने उसकी बात नहीं मानी। वह बाथरूम चेक करता है तो वह भी खाली था। वह गुस्से से तमतमाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरता है और ऐश को आवाज लगने लगता है। आकृति जी जो कि किचन में रात के डिनर की तैयारी करवा रही थी, आकर्ष की आवाज सुन वह किचन से बाहर आती है। आकर्ष आकृति जी को देख उनसे ऐश के बारे में पूछता है, तो आकृति जी उसे बताती है कि वह पग फेरे के लिए अपने मायके गई है। ये सब सुनकर आकर्ष की त्योरियां चढ़ जाती हैं, क्योंकि इस बारे में ऐश ने उसको कुछ नहीं बताया था। उसे सबसे ज्यादा ऐश के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि वह उसे बिना पूछे कैसे अपने मायके जा सकती है।
आकर्ष अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्या इस बारे में आप लोगों ने मुझसे डिस्कस किया कि मेरी वाइफ कहाँ जा रही है? या ये भी मुझे जानने का कोई हक नहीं है? आकर्ष को गुस्से में देख आकृति जी उसे समझाते हुए कहती है कि आदित्य पापा उसे लेने आए थे। ऐश तुम्हारा कॉल ट्राई कर रही थी बट लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने ही उसे कहा कि जब तुम घर आओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी और वह चली जाए। अपनी माँ की बात सुन आकर्ष अपने गुस्से को दबाते हुए वापस अपने रूम में चला जाता है। अपने बेटे को वापस पहले वाले रूप में देख आकृति जी चिंतित आवाज कहती हैं, मुझे लगा था ऐश के आने के बाद आकर्ष गुस्से के मामले सुधर जाएगा, पर आकर्ष फिर से वही सब हरकतें कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इन सब के कारण वह ऐश को हट ना कर दे। यही सब सोचते हुए वह वापस किचन में चली जाती है। यहाँ आकर्ष गुस्से से रूम में आता है और रूम का डोर लॉक कर अपने कोट को निकाल गुस्से में बेड पर फेंक देता है। गुस्से से उसकी नसें फूली हुई थी, उसे ऐश को देखने की तलब हो रही थी, पर उसकी बीवी उससे बिना पूछे बिना मिले ही अपने मायके जाकर बैठी थी। आकर्ष अपनी टाई को ढीली कर एक सिगरेट निकालता है और उसके कश भरते हुए कहता है, ठीक नहीं किया बीवी, तुमने अब पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। उसे ऐश के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। चैप्टर 96 एंग्री रोमांस क्लीजी कपूर विला। रात के डिनर के बाद ऐश अपने रूम में आती है। ऐश जैसे ही आकर्ष को कॉल करने वाली होती है कि इतने में ही उसे अनोखी का कॉल आ जाता है। अपनी विदाई के बाद आज अनोखी का कॉल आया देख वह झट से उसका कॉल रिसीव करती है और गुस्सा होते हुए कहती है, मिल गई मैडम को टाइम। अनोखी तू एक धोखेबाज है, मेरी विदाई के दिन तू कैसे धोखा देकर भाग गई, एक बार तूने मुझसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। अनोखी कुछ कहती पर ऐश की ऐसी शिकायत भरी बातें सुन वह हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, बस कर मेरी माँ, मैंने तुझे बताया था ना कि मेरी तबीयत सही नहीं थी। यदि मैं उस वक्त तुझे बताती तो तू अपनी विदाई के बारे में छोड़ मेरी चिंता करने लगती, इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं बताया और चुपचाप चली आई। अनोखी के ऐसे एक्सप्लेन करने से ऐश बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहती है, पर तू मुझे दोबारा कॉल भी तो कर सकती थी ना। मैंने कितनी बार तेरा कॉल ट्राई किया, तेरा मोबाइल बंद आ रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मेरी विदाई इस घर से नहीं हुई है, बल्कि तूने भी अपनी प्यारी दोस्त को टाटा बाया बाया कर दिया है। ऐश के ऐसे कहने पर अनोखी हंसते हुए कहती है, बस कर मेरी माँ, कितना बोलेगी, वह सब छोड़, मैंने तुझसे कुछ जरूरी बात करने के लिए फोन किया है। हाँ हाँ, अब तो ऐसा ही करेगी ना, जब तुझे जरूरत होगी तभी तू मेरे पास कॉल करेगी, वरना हमेशा ऐसे ही करती रहती थी। मुझे लगता है तू अब ना मुझसे प्यार ही नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, चल ठीक है, कल तेरी मैं सारी शिकायत दूर कर दूंगी। अच्छा ये बता, कल कॉलेज चलना है कि नहीं, कि तू अपने ससुराल में ही बैठकर पढ़ाई करेगी? क्योंकि मुझे तेरे रंगन देखकर लग तो नहीं रहा कि अब तेरा मन कॉलेज जाने और पढ़ाई करने का है। ओह हेलो मैडम, तुम अपने ख्वाबों से बाहर आओ तब ना। तुम्हें पता हो, तुमने एक बार भी मुझे कॉल करके नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ। अभी इस वक्त मैं कपूर विला में हूँ, अपने ससुराल में नहीं हूँ। अनोखी ऐश के मजे लेते हुए कहती है, ओ कितना बुरा हुआ बेचारे तेरे ससुराल वाले, तुझे आज पूरा दिन भी नहीं झेल पाए। देख पहले ही तुझे कपूर मिला छोड़ दिया, कैसी है रे तू। अनोखी के ऐसे करने पर ऐश गुस्सा होते हुए कहती है, ओह हेलो मैडम, तू अपने एंग्री बर्ड को गुस्सा दिला रही है। ऐश के ऐसा कहने पर अनोखी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तो तू बताना, कल ही तुझे विदा किया और आज तू अपने मायके वापस आ गई, वजह क्या है इसकी? अरे बुद्धू, में पग फेरे के लिए वापस आई हूँ, कल वापस चली जाऊंगी। दादाजी मुझे लेने गए थे इसलिए मैं आई हूँ। अनोखी ऐश की बात सुनकर कहती है, तो ऐसा है? ऐश इतराते हुए कहती, जी हाँ ऐसा ही है, मैं अपने पग फेरों के लिए यहाँ आई हूँ। और तुझे पता है आज मेरी पहली रसोई थी, मैंने जिंदगी में पहली बार किचन में कदम रखा था और इतना टेस्टी हलवा बनाया था ना, तू विश्वास नहीं करेगी, सबको इतना पसंद आया, सबने मुझे गिफ्ट दिया, सिवाय मेरे हस्बैंड को छोड़कर उन्होंने मुझे गिफ्ट ही नहीं दिया। ऐश के वापस अपने हस्बैंड के जिक्र को सुनकर अनोखी, जो कि वह सब बातें भूल चुकी थी, उसकी यादें ताज़ा हो जाती है और उसकी मुस्कान धीरे धीरे कम हो जाती है। वह बात बदलते हुए कहती है, अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि तू कल कॉलेज चलेगी कि नहीं, कि मैं अकेले ही कॉलेज चली जाऊं?
नहीं नहीं, मैं कॉलेज चलूंगी, मैंने मम्मी जी से बात कर ली है, मैं शाम को ही अपने ससुराल जाऊंगी, वह लेने आएंगे मुझे, उसके बाद ही हम लोग वापस वहां जाएंगे। सुबह मैं तुझे पिक करने आऊंगी, अपन दोनों साथ में कॉलेज चलेंगे। बार बार उसके हस्बैंड के जिक्र को सुनकर अनोखी का मन खट्टा हो गया था, इसलिए वह नींद का बहाना बनाकर कॉल कट कर देती है। अनोखी के ऐसे बिहेवियर को देख ऐश को कुछ डाउट होता है, पर वह उससे ज्यादा कुछ नहीं कहती। अब उसे नींद आने लगी थी कल रात, और प्लस दिन में ना आराम करने के कारण ऐश को थकान लग रही थी। वो चुपचाप बेड में लेट जाती है और चादर तान सो जाती है, उसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि उसे आकर्ष को कॉल करना है। ऐश का रूम। रात के किसी पहर ऐश को महसूस होता है कि कोई लगातार उसकी बॉडी में अपने हाथ चला रहा, कोई उसके टमी पर लगातार किस किया जा रहा है। ऐश अपनी नींद से भरी हुई आंखों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करती है तो उसे कोई खुद के ऊपर झुका हुआ महसूस होता है। किसी को ऐसे अपने ऊपर झुका हुआ देख ऐश जैसे ही चीखने वाली थी कि वह शख्स उसके मुंह पर हाथ रख देता है। उस शख्स के ऐसे मुंह पर हाथ रखने पर ऐश के माथे पर पसीने आ जाते हैं और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। पर उस शख्स की आवाज सुन ऐश धीरे धीरे रिलैक्स हो जाती है। चुप रहो बीवी, मैं हूं, अब तुम चिल्लाओगी नहीं, ये कहते हुए आकर्ष धीरे से उसके मुंह से अपने हाथ हटा लेता है। आकर्ष को अपने रूम में देख ऐश चौंकते हुए कहती है, आप यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? आकर्ष ऐश के सवाल को इग्नोर कर उसके ऊपर आते हुए अपनी गर्म सांसें उसके कान में छोड़ता है। आकर्ष की करीबी से ऐश सिहर जाती है। आकर्ष उसके ईयर लोब को किस करते हुए कहता है, किस से पूछकर तुम यहाँ आई थी बीवी? आकर्ष के ऐसे कोल्ड वे में कहने पर ऐश की पूरी बॉडी में कपकपी छूट जाती है। पता नहीं क्यों उसे आकर्ष कुछ अनजाना सा महसूस हो रहा था। वह डरते हुए आकर्ष की आंखों में देख रही थी, जो कि अपनी कोल्ड आंखों से लगातार उसे ही देख रहा था। आकर्ष की ऐसी आंखों को देख ऐश डरते हुए कहती है, मैंने आपको कॉल किया था पर आपका कॉल नहीं लग रहा था, तो मॉम ने कहा कि मैं चली जाऊं, इसलिए मैं यहां आ गई। आकर्ष गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, कॉल नहीं लग रहा था तो बैठ नहीं कर सकती थी क्या घर में? क्या मैं घर लौटकर घर नहीं आता? पर नहीं, तुम्हें यहाँ आने की जल्दी पड़ी हुई थी। मैंने तुमसे क्या कहा था कि आज पूरा दिन तुम्हें रूम में आराम करना है, पर तुम मेरी बात काटकर यहाँ चली आए। ये सब कहते हुए आकर्ष जोर से उसके गले में बाइट कर लेता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश की चीख निकल जाती है। ऐश की चीख सुन आकर्ष वहां किस करते हुए कहता है, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, आगे से यह गलती तुमने दोहराई तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। आकर्ष की बातें सुन ऐश डरते हुए हाँ में सिर हिला देती है। आकर्ष ऐश के आंसुओं को शक करते हुए अपने होठों को उसके होंठ में रख देता है और उन्हें शक करने लगता है। आकर्ष के हाथ धीरे धीरे ऐश के नाइट सूट के अंदर उसके ब्रेस्ट को सहला रहे थे। आकर्ष लगातार ऐश को किस किया जा रहा था, वह ऐश को फ्रेंच किस करना चाहता था, इसलिए वह उसके एक ब्रेस्ट को जोर से दबाता है, जिससे ऐश की आह निकल जाती है। आकर्ष जल्दी से अपनी जीभ को ऐश के मुंह में इंटर कर उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। काफी देर किस करने के बाद ऐश को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ऐश लगातार आकर्ष के कंधे पर अपने हाथ चलाए जा रही थी। आकर्ष को जब महसूस होता है कि अब ऐश बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाएगी, तो वह उसके लिप्स को छोड़ उसकी गर्दन में किस करते हुए धीरे धीरे उसके सीने की ओर बढ़ने लगता है। आकर्ष के छोड़ते ही ऐश जोर जोर से सांस लेने लगती है, जिससे उसका सीना अप डाउन हो रहा था, जिसको आकर्ष अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था, जिससे उसकी बॉडी हार्ड होने लगती है। वह जल्दी से ऐश के नाइट सूट को ऊपर कर उसके एक सीने को अपने मुंह में भरकर शक करने लगता है और दूसरे को सहलाने लगता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश प्लेजर से मौन करने लगती है। आकर्ष धीरे धीरे अपना दूसरा हाथ ऐश के निचली बॉडी पर ले जाता है और उसके वुमेनहुड को सहलाने लगता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश की सिसकियां निकलने लगती हैं। आकर्ष लगातार अपने हाथों को ऐश की निचली बॉडी पर मूव कर रहा था, जिससे ऐश को अपने पेट में बटरफ्लाई उड़ती हुई महसूस हो रही थी। आकर्ष लगातार उसके दोनों सिनों को बारी बारी से शक करते हुए अपनी हाथों की मूवमेंट तेज कर देता है, जिससे ऐश जोर जोर से सिसकियां लेने लगती है। कुछ ही देर में ऐश अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है। आकर्ष अपने हाथों को उसके निचले हिस्से से निकाल ऐश की तरफ देखता है, जो कि पसीने से भीगी हुई थी और उसके चेहरे पर थकान दिख रही थी।
ऐश को ऐसे देख आकर्ष उसके ऊपर से हटकर साइड में लेट जाता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश उसे कंफ्यूजन में देख रही थी। उसे यही लगा था कि आकर्ष अब उसके साथ इंटीमेट होगा, पर ऐश में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। पर आकर्ष के गुस्से को देखते हुए वह उसे मना भी नहीं कर सकती थी। पर आकर्ष के हटने पर वह एक राहत की सांस लेती है, लेकिन उसकी नजरों में सवाल था। आकर्ष उसे अपने सीने से लगाते हुए उसके माथे को चूमता है और कहता है, अपने दिमाग के घोड़े को ज्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि कल मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया था और तुम्हें आराम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन कल तुम अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। आकर्ष की ऐसी धमकी सुन ऐश जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऐश के ऐसा करने पर आकर्ष तिरछी मुस्कान लिए उसे और भी खुद से सटा लेता है। कुछ ही देर में ऐश की गहरी सांस लेने की आवाज आती है। आकर्ष सिर नीचे कर देखता है तो ऐश नींद में जा चुकी थी। वह लगातार ऐश को एक जुनून के साथ देख रहा था। आकर्ष के लिए ऐश एक ऑब्सेशन बनती जा रही थी जिससे वह कभी दूर नहीं रहना चाहता था। क्या आगे जाकर यह ऑब्सेशन ऐश को हट करने वाला था? आकर्ष लगातार अपनी मासूम बीवी का चेहरा देख रहा था। उसकी नज़र एकदम से उसके गले के निशान पर जाती है। वह उसे अपने हाथों से छूते हुए वहां किस करता है और वापस से ऐश को खुद से चिपका अपनी आंखें बंद कर लेता है। चैप्टर 97 गुड मॉर्निंग किस कॉलेज। अनोखी को झटका। सुबह का समय। ऐश का रूम। सुबह ऐश अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है तो उसे याद आता है कि प्रोफेसर उसके साथ सोए थे। कल उसकी नज़र अपने साइड में जाती है जहां आकर्ष की जगह खाली थी। वह एकदम से हड़बड़ाते हुए उठती है और रूम में आसपास देखने लगती है। उसे आकर्ष कहीं नहीं दिखता। ऐश समझ जाती है कि पिछली बार के जैसे उसके प्रोफेसर घर चले गए होंगे। आज ऐश को बहुत अच्छा फील हो रहा था। कल अपने प्रोफेसर की बाहों में सोकर उसे सुकून की नींद आई थी। आज वो काफी रिफ्रेश फील कर रही थी। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि इतने में ही उसकी मैसेज ट्यून बजती है। वह जैसे ही मोबाइल उठाकर देखती है तो उसमें उसके प्यार हस्बैंड का मैसेज था, जो कि कुछ इस प्रकार से था। उसमें कुछ बातें लिखी गई थी। लगता है मेरी बीवी की नींद खुल चुकी है और सबसे पहले तुमने मुझे ही ढूंढा होगा, तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सुबह ही जा चुका हूं और सीधे तुम्हें कॉलेज में मिलूंगा। और हाँ, आज तुम घर में रेस्ट नहीं करोगी, सीधे कॉलेज आओगी और कॉलेज से ही हम दोनों साथ में राय विला चलेंगे। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मैंने तुम्हारी लिप्स पर अपनी पहचान छोड़ी है, मतलब अपनी किस ले ली है। तुम अपनी किस घर आकर ले लेना। और उसमें एक किस का इमोजी था। आकर्ष का ऐसा मैसेज देख ऐसा शर्मा जाती है, उसके गाल लाल हो जाते हैं। वो उन्हीं लाल हुए गालों को अपने हाथों से छुपा लेती है और उसके हाथ अपने आप उसके होठों पर चले जाते हैं। उसे अपने होठों पर हल्की स्वेलिंग महसूस हो रही थी। वह समझ जाती है कि आकर्ष ने उसकी नींद में काफी लॉन्ग किस की है, जिसके कारण उसके होंठ अभी भी सूजे हुए हैं। वह बेड से उठकर जैसे ही आईने के सामने जाती है तो उसके होठों पर काटने का निशान था। उसे आकर्ष की कही बात याद आ जाती है। वो उस निशान को छू कर दिखती है तो ऐश को वहां हल्का दर्द होता है, पर उस दर्द में भी प्यार था उसके प्रोफेसर का। ये सब सोच वह शर्मा कर बाथरूम में चली जाती है। कुछ ही देर में ऐश पहले के जैसे रेडी होते हुए नीचे आती है। नीचे दादा दादी और आशी नाश्ता कर रहे थे। उन्हें ज्वाइन कर हंसते मुस्कुराते हैं। वह लोग नाश्ता करते हैं। ऐश जैसे ही जाने वाली थी तो दादी माँ पीछे से उसे कहती है, बेटा सुनो, अनुभा जी का कॉल आया था, दामाद जी तुम्हें कॉलेज से ही पिक करके घर ले जाएंगे, इसीलिए तुम वहीं से रॉय विला चली जाना। दादी माँ की बात सुन ऐश हाँ में सिर हिला देती है। अब आखिर मैडम क्या ही कहती हूँ, उनके हस्बैंड ने उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। सबसे गले मिल ऐश अनोखी के घर की ओर निकल जाती है। कुछ ही देर में ऐश की गाड़ी अनोखी के घर के बाहर रुकती है। ऐश जोर जोर से हॉर्न देती है तो अनोखी जल्दी जल्दी बाहर आती है और ऐश के बाजू में बैठ जाती है। ऐश को वापस से पुराने लुक में देख अनोखी कंफ्यूजन में कहती है, तू मुझे कहीं से शादीशुदा नहीं लग रही है, अब क्या जरूरत है अपनी मैरिज को सीक्रेट रखने की। यह मेरा डिसीजन नहीं है। कल जब मैं घर आई थी तो दादाजी ने मुझे अभी कुछ टाइम तक शादी को सीक्रेट रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है जब तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं यह ओपन ना करूं। ऐश की पूरी बात सुन अनोखी हाँ में सिर हिलाती है। दोनों वहां से निकल सीधे गाड़ी कॉलेज की ओर भगा देते हैं।
कुछ ही देर में दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। दोनों पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर सीधे क्लास की ओर जाते हैं। कुछ ही देर में मिसेस दत्त अपना बोरिंग लेक्चर देती हैं। इतने दिनों बाद वापस ऐश को देख वह मुंह सिकोड़ते हुए कहती है, लगता है तुम दोनों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। एक दिन आती हो, दूसरे दिन छुट्टी मनाती हो। अब आज तुम दोनों ने दर्शन दिए हैं तो बता दो अगले कितने दिनों तक दर्शन नहीं होंगे देवियों के। मिसेस दत्त की बात सुन सारी क्लास हंसने लगती है और ऐश की हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। वह मिसेस दत्त को कुछ कहने ही वाली थी कि अनोखी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, चुप हो जा माँ, उसका तो मुंह कड़वा है। वो बोलती है, तू क्यों इतना गुस्सा हो रही है, इसकी हिम्मत कैसे हो रही है ये सब बोलने की, यह सब हमारा पर्सनल मैटर है, केबिन में बुला के भी बोल सकती थी। एट लीस्ट हमारा रीजन तो सुन लेती, उसके बाद कुछ बोलती चुड़ैल। ठीक है तू शांत हो जा, अनोखी ने कहा। मिसेस दत्त के जाते ही दूसरा पीरियड मैथ का था। ऐश इस पीरियड का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि इसमें उसके हस्बैंड आने वाले थे। जैसे ही आकर्ष रूम में आता है ऐश की धड़कनें रुक जाती हैं। आज आकर्ष लग ही इतना हैंडसम रहा था, उसकी नजरें ही हट नहीं है रही थी। पर आकर्ष अपने प्रोफेसर ओरे में आते हुए ऐश को इग्नोर कर क्लास को पढ़ाने लगता। ऐश प्यार भरी नजरों से लगातार आकर्ष को देख रही थी। अनोखी जो कि ऐश के बाजू में बैठी हुई थी वह ऐश की हरकतों को देख मन ही मन सोचती है कि ऐश आखिर ऐसे कैसे कर सकती है, ये जानते हुए भी कि उसकी शादी हो गई है और क्रिश प्रोफेसर के बेस्ट फ्रेंड है। ये सब जानते हुए भी वह प्रोफेसर को लाइन कैसे मार सकती है। अनोखी अपनी कोहनी से ऐश को हिलाती है तो ऐश अनोखी इग्नोर कर वापस से आकर्ष को देखने लगती है। आकाश जो कि क्लास को पढ़ा रहा था पर उसकी नजरें ऐश पर बनी हुई थी। अपनी बीवी को ऐसे खुद को घूरता देख आकर्ष नागवारी में सिर हिलाता है। वह ऐश को कुछ कहता पर इतने में ही एक पियोन उसे आवाज लगाता है। आकर्ष की उसकी तरफ देखता है जो कि उससे कह रहा था कि उसे प्रिंसिपल सर ने अपने रूम में बुलाया है। आकर्ष पियून की बात सुन हाँ में सर हिलाता है। ये बात सारी क्लास ने सुनी थी। जो लड़कियां आकर्ष को देखते ही क्लास में बैठी हुई थी वह चिढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही हाल हमारे ऐश का भी था जो कि लगातार अपने प्यारे हस्बैंड को घूरने में व्यस्त थी। उस पियून की बात सुन प्रिंसिपल को खोजते हुए कहती है, इस प्रिंसिपल को और चैन नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो उस मोटी भैंस का लेक्चर अटेंड किया था कि मेरे प्यारे हस्बैंड का लेक्चर आने वाला है, पर इनसे भी मेरी खुशियां नहीं देखी गई। कोई बात नहीं, ऐश बंदा अपना है, हम घर में तार लेंगे। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। आकर्ष एक नजर ऐश को देख क्लास से बाहर चला जाता है। सारी क्लास मायूस हो जाती है आकर्ष के जाने से और वह अपने में बिजी हो जाते हैं। अनोखी जो कि लगातार ऐश के हर एक एक्सप्रेशन को देख रही थी वह ऐश का चेहरा खुद के तरफ मुड़ते हुए कहती है, ये सब क्या चल रहा है तेरा। अनोखी की बात पर ऐश कंफ्यूजन में कहती है, क्या चल रहा है मेरा, तू प्रोफेसर को कैसे घूर रही थी यह जानते हुए भी कि तू शादीशुदा है। हाँ तो इसमें कौन सी गलत बात है। ऐश तू पागल हो गई है क्या, मुझे लगता था तू पहले ये सब हंसी मजाक में करती है पर रियली तू अपने हस्बैंड को चीट कर उसके ही दोस्त को लाइन दे रही है। क्या बीतेगी क्रिश के ऊपर। अनोखी के ऐसा कहने पर ऐश उसे आश्चर्य से देखती है और कहती है, एक मिनट, कौन किसका हस्बैंड है और मैं किसको चीट कर रही हूँ और किस पर क्या बीतेगी, क्लियर बता। अनोखी गहरी सांस ले। क्रिश तेरा हस्बैंड है और प्रोफेसर क्रिश फ्रैंक। तू लगातार पूरी क्लास चलते टाइम जब तक प्रोफेसर ने क्लास ली तब तक तू लगातार उन्हें को देख रही थी। क्या ये बात क्रिश एक्सेप्ट करेगा कि तू उसके ही बेस्ट फ्रेंड को लाइन मार रही है। अनोखी की बात सुन ऐश को हंसी आ रही थी कि अनोखी को यही नहीं पता कि उसका हस्बैंड कौन है। वह अनोखी के चेहरे को पकड़ अपने पास लाती है और प्यार से पूछती है, तुझे किसने कहा कि मेरा हस्बैंड क्रिश है। ऐश के ऐसा करने पर अनोखी उसे अजीब नजरों से देखती है और कहती है, मैंने खुद देखा उस दिन बालकनी से जब वो कार से निकल रहा था और तूने भी तो कहा था है ना, कितना हैंडसम है मेरा हस्बैंड। यार अनोखी, मुझे लगता था कि मैं ही पागल हूं लेकिन मुझे लगता है मेरी संगति में रहकर तू भी पागल हो गई है। क्रिश मेरा हस्बैंड नहीं है। फिर आसपास देखते हुए सारी क्लास खुद में ही बिजी थी तो वह अनोखी के कान में कहती है, ये जो तेरे प्रोफेसर है ना वह मेरे हस्बैंड है। आकर्ष राय मेरे हस्बैंड है, क्रिश उनका दोस्त है और वह उस दिन मेरी विदाई में आया था और मुझे लगता है कि जब क्रिश गाड़ी से उतर रहा था तूने उसे ही देखा होगा, बाद में प्रोफेसर उतरे।
और तूने ये चीज नोटिस नहीं की? ऐश के ऐसा कहने पर अनोखी ठगी सी ऐश को लगातार देखने लगती है। ऐश लगातार कुछ ना कुछ अनोखी को सुनाए जा रही थी, पर अनोखी तो जैसे दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई थी। उसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी कि ऐश का हस्बैंड प्रोफेसर है, ना कि क्रिश। उसके दिल में ये जानकर खुशी भी हो रही थी और दुख भी हो रहा था कि कल कितना कुछ उसने क्रिश को सुना दिया। क्या वह उसकी बातों को सीरियसली लेगा या वह उसे माफ करेगा? ये सब सोच सोच के अनोखी का सिर फटा जा रहा था कि इतने में ही ऐश उसे हिलाते हुए कहती है, तू मेरी बातों को सुन रही है कि नहीं? अनोखी अपनी दुनिया से बाहर आते हुए कहती है, हाँ मैं सुन रही हूँ। सुनना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम क्लास से बाहर चलते हैं या घर चलते हैं? अनोखी की बात सुन ऐश मना करते हुए कहती है, जी नहीं, मैं घर नहीं जा सकती, यहीं से मुझे अपने ससुराल जाना है। प्रोफेसर मुझे यहीं से लेकर जाएंगे। ऐश की बात सुन अनोखी फिर कुछ नहीं कहती। ऐश निकाल मुझे यहाँ से, मुझे खुली हवा में जाना है। दम घुट रहा था ये सोच सोचकर कि उसने कितना गलत क्रिश बारे में सोचा। उसे क्रिश से मिलकर यह बात सॉर्ट आउट करनी थी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अनोखी की बिगड़ती हालत देख ऐश उसके साथ क्लास के बाहर आ जाती है। चैप्टर 98 गुस्सा फ्रस्ट्रेशन इग्नो। आकर्ष क्लास से निकलकर सीधे प्रिंसिपल रूम की ओर चला जाता है। जैसे ही आकर्ष प्रिंसिपल के रूम के अंदर इंटर करता है, प्रिंसिपल सर आकर्ष को देख खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि यह कॉलेज आकर्ष के अंडर में है, लेकिन वह अपने शौक के लिए यहाँ प्रोफेसर बना हुआ है। और सही मायने में कहा जाए तो प्रिंसिपल भी उसके अंडर में जॉब करते थे। प्रिंसिपल सर को खड़ा हुआ देख आकर्ष उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहता है, आपकी पोस्ट की मर्यादा है सर, और उसकी मैं इज्जत करता हूँ, इसलिए आपको मुझे देख अपनी चेयर छोड़ने की जरूरत नहीं है। और मुझे वो लोग नहीं पसंद जो अपनी पोस्ट की वैल्यू नहीं करते। आकर्ष की बात सुन प्रिंसिपल सर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए आकर्ष को बैठने को कहते हैं। आकर्ष उनके सामने की चेयर पर बैठ जाता है। उसने ये ध्यान नहीं दिया था कि उसकी बाजू वाली चेयर में कोई बैठा हुआ था। आकर्ष अपने एरोगेंट ओरे के साथ प्रिंसिपल के सामने बैठा हुआ था और लगातार उनके चेहरे को देख रहा था। खुद को ऐसे देखे जाने पर प्रिंसिपल सर खिसियानी हंसी हंसते हुए कहते हैं, इतने दिनों बाद आपको देखकर अच्छा लगा मिस्टर राय। आकर्ष उनकी बात सुन उनकी आंखों में देखते हुए अपनी भारी आवाज में कहता है, क्या यही बात पूछने के लिए आपने मुझे मेरी चलती क्लास से यहाँ बुलाया है? आकर्ष के ऐसे डायरेक्टली पूछने पर प्रिंसिपल सर सकअप का जाते हैं और हड़बड़ाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं मिस्टर राय। आकर्ष टेबल में हाथ रखते हुए कहता है, तो क्या आप बताने का कष्ट करेंगे, क्या आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? प्रिंसिपल सर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं आपको आपकी पुरानी स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूं जो कि अब आपके साथ ही इस कॉलेज में पढ़ाएंगी। प्रिंसिपल के इशारे पर आकर्ष अपने बाजू में देखता है तो आस्था मुस्कुराते हुए आकर्ष को देख रही थी। आस्था को वहां देख आकर्ष की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह उससे अपनी नजरें हटा प्रिंसिपल की तरफ रुख करता है और कहता है, तो क्या आपका यह मिलना मिलाना मेरी क्लास से ज्यादा इम्पोर्टेंट था? आकर्ष की आवाज में गुस्सा था। आकर्ष के ऐसे बोलने पर प्रिंसिपल सर डरते हुए कहते हैं, नहीं नहीं मिस्टर राय, मुझे लगा कि आप अपनी पुरानी स्टूडेंट को यहाँ देखकर खुश होंगे कि वह आपके ही नक्शे कदम पर कॉलेज को अपनी सर्विस सर्व करना चाहती हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि मुझे खुशी नहीं हुई, पर क्या ये सही है कि मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ और आप मुझे इन फालतू कामों के लिए यहाँ बुलाए? मिस गुप्ता यदि यहाँ पर एज अ प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहती हैं तो यह उनका लुकआउट है, उन्हें यहाँ जॉब करनी है नहीं करनी। इन सब से मेरे खुश होने या दुखी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और आगे से इन फालतू कामों में मुझे इन्वॉल्व मत कीजिएगा। इसके साथ ही आकर्ष गुस्से से खड़ा हो रूम से बाहर चला जाता है। आकर्ष के ऐसे गुस्से में जाने से प्रिंसिपल की हवाएं उड़ जाती है और वह रुमाल निकाल अपने माथे के पसीने को साफ करता है। आस्था जो कि उम्मीद कर रही थी कि आकर्ष उसे यहाँ देखकर खुश होगा, पर आकर्ष के ऐसे रूखे व्यवहार पर उसका मन दुखी हो जाता है। वह एक नज़र प्रिंसिपल को देख हल्का मुस्कुराती है और उनके रूम से बाहर चली जाती है। आकर्ष गुस्से में अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है। उसे प्रिंसिपल के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। आकर्ष मोबाइल निकाल ऐश को मैसेज करता है, कहाँ पर हो? ऐश जो किया अनोखी के साथ गार्डन में बैठी हुई थी, अपने मैसेज की आवाज सुन जल्दी से मोबाइल देखती है तो उसमें आकर्ष का मैसेज आया हुआ था।
वह उसे बताती है कि वह इस समय अनोखी के साथ गार्डन में है। कम टू माई ऑफिस। आकर्ष के ऐसे मैसेज को देख ऐश की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह एक नज़र अनोखी को देख वापस मैसेज को देखती है और उसमें लिखती है, मैं नहीं आ सकती, इस समय अनोखी की तबीयत सही नहीं है। अनोखी, जो कि ऐश के हर एक एक्सप्रेशन को देख रही थी, वह जल्दी से उसका मोबाइल छुड़ा उस मैसेज को डिलीट करती है और उसमें ओके लिखकर सेंड कर देती है। अनोखी के ऐसे करने पर ऐश उससे चिढ़ते हुए देखती और कहती है, क्या जरूरत थी तुझे ये बोलने की, मैं नहीं जाने वाली उनके केबिन में, वैसे भी तेरी तबीयत खराब है, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरी माँ, मैं ठीक हूँ, जा, तुझे प्रोफेसर बुला रहे हैं, क्या पता कुछ काम होगा। उन्हें कोई काम नहीं होगा, वह मुझे बस परेशान करना चाहते हैं, देखा नहीं था तूने अभी क्लास में आए थे तो कैसा फुल इग्नोर कर रहे थे। मैं भी उन्हें फुल इग्नोर करूंगी, कॉलेज में वह मेरे बस प्रोफेसर है और मैं उनकी स्टूडेंट। अनोखी ऐश के माथे पर मारते हुए कहती है, मैं घर जा रही हूँ, तू चुपचाप वहां जा, शायद प्रोफेसर तुझे इसलिए बुला रहे हो कि वह घर निकलने वाले हैं। ऐसी अकड़ में रहेगी तो अकेली यही रह जाएगी, तुझे अपने ससुराल जाना है कि नहीं। अनोखी की बात सुन ऐश को याद आता है कि उसे आकर्ष के साथ ही रॉय विला वापस जाना है, अब उसे आकर्ष के मैसेज का मतलब समझ आता। इसीलिए वह ज्यादा कुछ ना बोल अपना सारा सामान समेटती है और अनोखी को बाय बोल आकर्ष की केबिन की ओर बढ़ जाती है। ऐश को जाता देख अनोखी गहरी सांस लेती है, उसके मन में अभी भी क्रिश के ही ख्याल घूम रहे थे। उसे किसी भी तरीके से क्रिश से बात करनी थी, इसीलिए मन में कुछ सोच वह निश्चय करती है कि वह क्रिश के हॉस्पिटल जाएगी और उससे फेस टू फेस बात करेगी। यही सब सोच अनोखी वहां से उठकर सीधे कॉलेज के बाहर की ओर निकल जाती है। दूसरी तरफ क्रिश का अपार्टमेंट। करीब 10 बजे अपने सर को मसलते हुए क्रिश की नींद खुलती, उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। वह अपने आसपास देखता है तो खुद को अपने रूम में देख अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बेड पर बैठ जाता है। उसे कल रात की सारी बातें धीरे धीरे याद आने लगी, फिर से वही सब सोचकर उसका चेहरा सख्त हो गया। वह बिना किसी भाव के अपने बेड से उठकर बाथरूम में गया और हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गया। क्रिश जब नीचे आया तो उसकी मेड ने ऑलरेडी नाश्ता बना दिया था, पर क्रिश बिना नाश्ता किए ही घर से निकल गया, पीछे से उसकी मेड चिल्लाते ही रह गई। क्रिश अपनी कार में बैठ हॉस्पिटल के लिए निकल गया। कुछ ही देर में क्रिश की कार अस्पताल पार्किंग एरिया में आकर रुकती है। क्रिश बिना किसी भाव के कार से उतर अपनी पर्सनल लिफ्ट से होते हुए सीधे अपने केबिन में पहुंच जाता है, जहां पर पहले से ही मोना उसका इंतजार कर रही थी। मोना को अपने कमरे में देख क्रिश की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह उसे देखते हुए ही अपनी सीट बैठने जा ही रहा था कि मोना क्रिश को आया देख खुशी से उसके पास जा उसके हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं तुम्हारा बहुत टाइम से वेट कर रही थी डॉक्टर क्रिश। मोना के ऐसे हाथ पकड़ने पर क्रिश उसके हाथ को झटकते हुए कहता है, डॉक्टर मोना बिहेव योरसेल्फ, क्या आप दूर रहकर बात नहीं कर सकती, और जब मैं केबिन में नहीं हूं तो आप मेरे केबिन में क्या कर रही हैं। क्रिश के ऐसे हाथ झड़कने पर मोना के चेहरे पर एक चिढ़ नजर आती है, पर वह जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे एक केस से रिलेटेड आपसे बात करनी थी, इसलिए मैं आपका यहाँ वेट कर रही थी। क्रिश को मोना के ऊपर गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वह उस पर चिल्लाते हुए कहता है, जब मैं केबिन में नहीं हूं तो मेरे केबिन में आने की जरूरत नहीं है मिस मोना। आप मेरा वेट बाहर भी कर सकती थी, जब मैं केबिन में आ जाता उसके बाद आपको मुझसे पूछकर ही कि मेरे केबिन में आना चाहिए था। ये बेसिक मैनर्स है और मुझे लगता है मेरे कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होने से आप ये भूल चुकी हैं कि मैं आपका सीनियर डॉक्टर हूं और आप मेरी जूनियर डॉक्टर, इसीलिए मुझसे ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है। आज क्रिश के ऐसे बदले हुए तेवर देख मोना की हवाएं उड़ जाती हैं, कहाँ वह सोच रही थी कि वह आज क्रिश को डिनर डेट के लिए पूछेगी, पर क्रिश के उखड़े हुए मिजाज को देख अब उसे डर लग रहा था, यदि वह अब क्रिश से डिनर डेट के लिए पूछेगी तो वह उसे मना ही कर देगा। वह अभी क्रिश से कुछ बोलने ही वाली थी कि इतने में क्रिश की रुडली आवाज आती है, क्या अब आप मेरे केबिन से जाने का कष्ट करेगी मिस मोना? मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। ये सब कहते हुए क्रिश की बातों में फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी। क्रिश को ऐसा गुस्से में चिल्लाते देख मोना जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कुछ बहाना बना उसके केबिन से चली जाती है। मोना के जाते ही क्रिश एक गहरी सांस लेता है और अपनी चेयर पर सर को पीछे टिका आंखें बंद करके बैठ जाता है।
सुबह से ही उसका सर दर्द कर रहा था, ऊपर से मोना को सामने देख उस पर उसने गुस्सा निकाल दिया। अभी क्रिश ये सब सोच ही रहा था कि दोबारा उसका केबिन नॉक होता है। अपने केबिन के नॉक होने की आवाज सुन क्रिश को लगता है कि वापस से मोना ही आई होगी, इसीलिए वह अंदर से ही चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज डॉक्टर मोना, एक बार की बात आपको समझ में नहीं आती क्या? मैंने आपसे कहा मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अभी क्रिश ये कह ही रहा था कि दरवाजा खोल कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अपने सामने अनोखी को खड़ा देख क्रिश की बोलती बंद हो जाती है। फिर उसे कल का अनोखी के बिहेवियर को याद कर गुस्सा आने लगता है। वह अनोखी को इग्नोर कर अपने काम में लग जाता। खुद को ऐसा इग्नोर होता हुआ देख अनोखी हल्का मुस्कुराते हुए क्रिश के टेबल के पास बैठ जाती है। उसे पता था कि क्रिश उससे गुस्सा था और आज वह क्रिश को मनाने ही आई थी। अब उसे किसी भी तरीके से क्रिश को मानना था, इसलिए वह ज्यादा टेंटरम न दिखाते हुए चुपचाप बैठ जाती है। क्रिश अनोखी की हरकतों को अपनी तिरछी आंखों से देख रहा था, पर वह उसे कुछ नहीं कहता। यहाँ दूसरी तरफ अनोखी को बाय बोल ऐश आकर्ष के केबिन की ओर चली जाती है। वह जैसे ही आकर्ष के केबिन के सामने पहुंचती है, वह जैसे ही दरवाजा खटखटाना वाली थी कि इतने में ही उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वह मन मन में सोचती है कि अरे ऐश, तुझे क्या जरूरत है अपने ही पति के केबिन में जाने के लिए दरवाजा नॉक करने की? इसलिए वह धड़ल्ले से दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाती है। पर अंदर का सीन देख उसका खून खौल जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चैप्टर 99 जलन, गुस्सा, रूठना, रोमांस। ऐश जैसे ही आकर्ष के रूम में पहुंचती है, वह बिना नॉक किए ही दरवाजे को जोर से धक्का मार सीधे दंदनाते हुए अंदर चली जाती है। पर अंदर का सीन देख उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं और उसके तन बदन में आग लग जाती है। सामने आकर्ष खड़ा हुआ था, जिसकी पीठ ऐश की ओर थी और उसके जस्ट पीछे कोई उससे बैकहक किया खड़ा था। इतनी जोर की आवाज सुन आकर्ष जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो सामने ऐश को देख वह चौंक जाता है और जल्दी से अपने पीछे खड़ी लड़की को देखता है, जो कि आस्था थी। आस्था को ऐसे खुद से चिपका देख आकर्ष उसे जोर से धक्का मारता है, जिससे आस्था गिरते गिरते बचती है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। आकर्ष को आस्था के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लगा था कि उसके पीछे ऐश खड़ी है, क्योंकि उसने ऐश को बुलाया था, पर अपने पीछे आस्था को देख उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। दरअसल हुआ क्या था कि जब आकर्ष प्रिंसिपल के रूम से अपने रूम में आता है तो वह ऐश को मैसेज करता है। ऐश के ओके मैसेज को देख आकर्ष अपने बुक शेल्फ की ओर जा उसमें से कुछ बुक निकाल रहा था कि इतने में ही उसे अपनी पीठ पर किसी का टच महसूस होता है। आकर्ष को लगता है कि ऐश आ गई है। वह जैसे ही पीछे मुड़ने वाला था कि इतने में ही उसे जोर से दरवाजे की आवाज आती है। वह एकदम से दरवाजे की ओर देखता है, पर सामने खड़ी है ऐश को देख वह खुद से चिपकी हुई लड़की को देखता है तो वह गुस्से से लाल हो जाता है। आस्था खुद को संभालते हुए जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, माफ कीजिएगा प्रोफेसर, मैं अंदर आ ही रही थी कि मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं आपसे टकरा गई। आस्था की बात सुन आकर्ष की मुट्ठियां कस जाती हैं और वह अपनी गुस्से से भारी लाल आंखों से आस्था को घूरता है। आकर्ष की इतनी गुस्से भरी आंखों को देख आस्था की सिटी-पिटी गोल हो जाती है। आकर्ष चिल्लाते हुए कहता है, आउट। आस्था को लगता है कि आकर्ष ने ऐश को आउट कहा, इसलिए वह अपनी जगह से नहीं हिलती। आस्था को अपनी जगह से ना हिलता देख आकर्ष दोबारा चिल्लाते हुए कहता, आई से गेट आउट मिस गुप्ता। अपना नाम सुन आस्था जल भुन जाती है और जल्दी से केबिन से बाहर निकल जाती है। आस्था के चले जाने के बाद आकर्ष ऐश की ओर देखता है, जो कि गुस्से से भरी आंखों से आकर्ष को देख रही थी। ऐश को गुस्से में देख आकर्ष गहरी सांस भरता है और सबसे पहले अपने केबिन को लॉक करता है और जैसे ही ऐश की तरफ मुड़ता है तो ऐश वहां लगी बुक शेल्फ में से बुक उठाकर आकर्ष के ऊपर फेंकने लगती है। ऐश के ऐसा करने पर आकर्ष उन बुक से बचते हुए ऐश के करीब बढ़ने लगता है तो ऐश चिल्लाते हुए कहती है, खबरदार, जो मेरे करीब आए तो मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? अपना ये प्रेम प्रसंग दिखाने के लिए? और ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये तो शिमला में थी ना आपके पीछे पीछे, ये यहाँ भी चले आए और पीछे तो छोड़ो सीधे आकर गले ही लग गई। आकर्ष ऐश की जलन देख हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वह यहाँ एज अ प्रोफेसर आई हुई है और पता नहीं वह मेरे पीछे कैसे आ गई, मुझे लगा कि तुम हो। ओ रियली प्रोफेसर, अब आप किसी पराई लड़की और मुझ में बिल्कुल भी फर्क नहीं महसूस करते। मेरा ध्यान बुक पढ़ने में था, मुझे लगा तुम हो।
आई स्वेयर बीवी, मुझे नहीं पता था कि वह मेरे पीछे खड़ी है। मैं जैसे ही मुड़कर पीछे देखने वाला था कि इतने में तुम अंदर आ गई। आकर्ष की बात सुन ऐश मुंह बनाते हुए कहती है, ये सफाइयाँ अब मुझे मत पेश कीजिएगा। ये बताए आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया था? जाहिर सी बात है ये सब दिखाने के लिए तो आपने मुझे नहीं बुलाया होगा। अपनी प्यारी बीवी का गुस्सा देख आकाश नामे सरहिला जैसे ही ऐश की तरफ बढ़ता है। ऐश उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, खबरदार, जो मेरे करीब आए वहीं से बात करो, क्या बात करनी है। पर आकर्ष ऐश की बात ना सुनते हुए उसके करीब चला जाता है और ऐश को अपनी तरफ खींच उसे खुद से चिपका लेता। ऐश का सर आकर्ष के सीने से जा लगता है। आकर्ष उसकी पीठ में हाथ फेरते हुए उससे रिलैक्स करता है और कहता है, तुम शांत हो जाओ, पहले मेरी पूरी बात सुन लो फिर गुस्सा कर लेना। आकर्ष की करीबी को महसूस कर ऐश धीरे धीरे शांत हो रही थी, पर वह अभी भी आकर्ष से नाराज थी कि वह कैसे किसी और लड़की को खुद को टच करने दे सकता है। यही हरकत अगर ऐश ने की होती तो वह उसकी जान ही ले लेता। ऐश को शांत हुआ देख आकर्ष धीरे से उसके सर को अपने सीने से अलग करता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, अब ठीक हो, तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ। पर ऐश आकर्ष की बात का कोई जवाब नहीं देती। आकर्ष अच्छे से जानता था कि उसकी बीवी उससे रूठ गई है, इसलिए वह लगातार उसके माथे पर किस करते हुए उसे मना रहा था, पर ऐश कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी। ऐश को रूठा हुआ देख आकर्ष गहरी सांस लेता है और उसे गोद में उठा सीधे अपनी चेयर पर बैठ जाता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह उससे दूर जाने लगती है। पर आकर्ष का अब उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह चेयर में बैठ ऐश के चेहरे को पकड़ अपने होंठ उसके होठों में रख धीरे धीरे उन्हें किस करने लगता है। ऐश लगातार आकर्ष से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, पर आकर्ष की पकड़ बहुत टाइट थी जिससे वह उससे दूर नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे आकर्ष की किस इंटेंस होने लगती है। अब ऐश की भी बॉडी आकर्ष के ऐसा करने पर बेहक रही थी। उसके हाथ अपने आप ही आकर्ष के सिर पर चले जाते हैं और उसके बालों को सहलाने लगते हैं। ऐश के ऐसे रिस्पांस को महसूस कर आकर्ष उसे और गहराई से चूमने लगता है। धीरे से वह अपनी जीभ को उसके मुंह में अंदर कर उसकी जीभ को लॉलीपॉप के जैसे शक करने लगता है। ऐश आकर्ष के हर टच से शहर रही थी। आकर्ष का एक हाथ धीरे धीरे ऐश की शर्ट के अंदर जा उसके सीने को सहलाने लगता है। आकर्ष लगातार ऐश के लिबों को शक कर रहा था और उसके हाथ लगातार ऐश के ब्रेस्ट को सहला रहे थे। काफी देर किस करने के बाद ऐश को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वह आकर्ष के कंधे पर मारती है तो आकर्ष उससे दूर हो उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। ऐश अपनी गर्दन को हल्का बेंड कर लेती है जिससे उसकी गर्दन अच्छे से एक्सपोज हो सके और आकर्ष उसे किस कर सके। आकर्ष के हाथ लगातार ऐश के सीने पर चल रहे थे। वह उसके ब्लैक बटन को अपनी उंगलियों से प्रेस कर रहा था जिससे उसके सीने कस रहे थे। आकर्ष को अपनी बॉडी हॉट महसूस हो रही थी, जिसका एहसास ऐश को भी था क्योंकि वह उसकी गोद में बैठी हुई थी। पर यह सही समय नहीं था दोनों के रोमांस का, इसलिए वह हल्का सा आकर्ष को धक्का दे उससे दूर हो जाती है। आकर्ष जो कि बहक गया था ऐश के ऐसा करने पर वह उसे कंफ्यूजन में देखने लगता है तो ऐश अपने लाल हो चुके चेहरे को आकर्ष के सीने में छुपाते हुए कहती है, हम अभी कॉलेज में हैं, ये सब हम यहाँ नहीं कर सकते। आकर्ष एक नज़र अपने केबिन को देखता है जो कि अंदर से लॉक था, फिर उसकी नज़र खिड़की पर जाती है जो कि खुली हुई थी। आकर्ष ऐश को टेबल पर बैठा खुद उठकर खिड़की के पास चला जाता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश को लग रहा था वह अब ये सब नहीं करेगा, पर आकर्ष के अगले मूव को देख ऐश हैरान हो जाती है। आकर्ष खिड़की को अंदर से लॉक कर पर्दों से कवर कर देता है। ये सब देख ऐश की आंखें बड़ी हो जाती है और उसका मुंह खुला रह जाता है। आकर्ष ऐश की तरफ मुड़कर धीरे से अपने कोट को निकाल अपनी टाई ढीली कर ऐश की तरफ बढ़ने लगता है। ऐश तो आकर्ष के मूड को देख कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं थी। आकर्ष सीधे ऐश के पास जा उसके दोनों पैरों के बीच खड़ा हो उसके बालों को पकड़ चेहरे को ऊपर करता है और उसके होठों पर किस करने लगता है। ऐश समझ गई थी क्या अब आगे क्या होने वाला है। आकर्ष अब रुकने वाला नहीं है, इसलिए वह खुद को ही खोजते हुए कहती है कि उसको क्या जरूरत थी सोए हुए शेर को जगाने की, और आकर्ष से गुस्सा होने की। चुपचाप वो लोग घर चले जाते तो ज्यादा अच्छा होता। उसे पता था कि अब आकर्ष उसकी ऐसी हालत करेगा कि वह चलने लायक नहीं रहेगी। आकर्ष ऐश को किस करते हुए लगातार उसकी बॉडी में अपने हाथ चला रहा था। आकर्ष अपने हाथों की मदद से धीरे धीरे अपनी शर्ट के सारे बटन खोल उसे उतारकर एक तरफ रख देता है।
ऐश आकर्ष की नेकेड अपर बॉडी को देख अपना थूक में निगलती है। आकर्ष जो लगातार ऐश की नजरों में देख रहा था, ऐश की नजर में खुद को पा लेने की चाहत को देख वो तिरछी मुस्कान लिए ऐश के गर्दन पर बाइट कर देता है। आकर्ष के बाइट करने पर ऐश की चीख निकल जाती है, पर वह तुरंत अपने मुंह में हाथ रख लेती है। उसे डर था कि कहीं उसकी चीख है इस रूम से बाहर ना चली जाए, पर आकर्ष की आगे की बात सुन उसका चेहरा लाल हो जाता है। आकर्ष ऐश के करीब जा अपनी गर्म सांसों को उसके कान में छोड़ते हुए कह रहा था, तुम जितना चाहे यहाँ चिल्ला सकती हो, उस चिल्लाने में केवल मेरा नाम होना चाहिए। और चिंता मत करो, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज केवल मैं सुनूंगा और उन्हें सुनने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का भी नहीं। जब तुम प्लेजर से मेरा नाम लेती हो तो मेरी बॉडी में एक अलग ही तरह की एक्साइटमेंट आ जाती है। आकर्ष की ऐसी बेशर्मी भरी बातों को सुन ऐश का चेहरा ऐसा लग रहा कि उसमें खून उतर आया है। ऐश के होठों में अपने अंगूठे को फिराते हुए उसमें अपने लिप्स रख उसे किस करने लगता है। धीरे धीरे आकर्ष टेबल से सारे सामान को अपने हाथ से गिरा ऐश के ऊपर झुकने लगता है। आकर्ष के ऐसे झुकने पर ऐश धीरे धीरे टेबल पर बेंड होने लगती है। आकर्ष अपने एक हाथ से ऐश की शर्ट को ऊपर करता है तो सामने ऐश रेड कलर के इना गारमेंट में थी, जिससे उसके उभार बाहर आने के लिए बेताब थे। वह उन्हीं के ऊपर से उसके उभार पर किस कर लेता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश की गर्दन पीछे की ओर मुड़ जाती है और उसकी कमर उठ जाती है। ऐश के ऐसा करने पर आकर्ष और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। चैप्टर 100 हॉट इंटीमेसी प्रोफेसर केबिन। आकर्ष ऐश के ऊपर धीरे धीरे झुकने लगता है। आकर्ष को खुद के ऊपर झुकने से ऐश वहीं वर्किंग टेबल पर लेट जाती है। ऐश लगातार आकर्ष की आंखों में देखते हुए अपने लिप्स को काट रही थी। आकर्ष उसके लिप्स पर अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, बीवी तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इन्हें काटो, यह मेरे हैं, इन्हें किस शक और काटने का हक सिर्फ मेरा है। इसके साथ ही वह उसके लिप्स पर अपने लिप्स जोड़ देता है और उन्हें शक करने लगता है। आकर्ष एक हाथ से ऐश के ब्रेस्ट को सहला रहा था और दूसरा हाथ धीरे धीरे वह उसकी निचली बॉडी की ओर ले जाने लगता है। ऐश की बॉडी आकर्ष के हर टच से सहर रही थी। आकर्ष के हाथों को अपने निचले हिस्से पर महसूस कर ऐश की एक सिसकी निकल जाती है। आकर्ष उसके उभरे हुए होठों को अपनी उंगलियों से टच करते हुए तिरछा मुस्कुरा ऐश के होठों से अलग होता है और उसके कान के पास जा कहता है, यू आर वेरी वेट बेबी, क्या तुम मुझे इतना बैडली चाहती हो बेबी। आकाश के ऐसा कहने पर ऐश की गल लाल हो जाते हैं और वो खुद को संभालते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। आकर्ष ऐश की बात सुन अपने हाथ को सामने करते हुए कहता है, देखो पर तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही कह रही है। आकर्ष की गरीबी से उसकी बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्ट कर देती थी, जिसके कारण उसके सेक्सुअल डिजायर एक्टिव हो जाया करते थे और इस बात के लिए आकर्ष उसे छेड़ रहा था। आकर्ष के ऐसा कहने पर ऐश उसके गाल पर हल्का थप्पड़ मारते हुए कहती है, क्या आप ये बेशर्मी बंद करेंगे प्रोफेसर। आकर्ष ऐश की बात पर स्मर्ट के साथ जवाब देते हुए कहता है, मैं अपनी बीवी से ही बेशर्मी कर रहा हूं और मैं तुम्हारे साथ भी बेशर्मी नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। इसके साथ ही आकर्ष उसके होठों को अपने होंठों में ले चूसने लगता है। आकर्ष के हाथ लगातार ऐश की निचले हिस्से को सहला रहे थे। आकर्ष धीरे धीरे ऐश के लव होल पर अपने फिंगर को इंटर कर मूव करने लगता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश डिजायर से मौन करने लगती है। ऐश की मुआनी को सुन आकर्ष और भी तेजी से अपने हाथों को मूव करने लगता है। कुछ ही टाइम बाद ऐश अपनी क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है। आकर्ष जो कि लगातार ऐश के चेहरे को देख रहा था, उसके क्लाइमैक्स पर पहुंचने पर ऐश के चेहरे पर जो सेटिस्फैक्शन था उसे देख आकर्ष धीरे से अपने फिंगर को उसके लव होल से बाहर निकाल अपने मुंह में ले शक करता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश की आंखें बड़ी हो जाती हैं। आकर्ष उन्हें सककर ऐश की तरफ देखता है और एक आई विंक करते हुए कहता है, इट्स सो टेस्टी। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश अपने लाल हो चुके गालों से उसे देखते हुए कहती है, यू आर सो शैमलेस। ऐश के ऐसा कहने पर आकर्ष मुस्कुराते हुए कहता है, ओनली फॉर यू माई लव, और ऐश को टेबल की एज पर खींचकर धीरे से अपने पैंट्स को रिमूव करने लगता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश लगातार डिजायर से आकर्ष को देख रही थी। अपने पैंट्स को रिमूव करने के बाद आकर्ष ऐश की इनर गारमेंट्स को साइड में कर उसके दोनों पैरों को अपने शोल्डर पर रख एकदम से उसके अंदर इंटर करता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश की चीख निकल जाती है, क्योंकि आकर्ष बिना किसी चेतावनी के उसके अंदर इंटर हुआ था।
आकर्ष ऐश को इंटेंस नजरों से देखते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को मूव करने लगता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश प्लेजर से चिल्लाने लगती है। आकर्ष ऐश की ऐसी मोहक आवाजों को सुन अपनी कमर को तेजी से इन और आउट करते हुए लगातार ऐश के सीने को सहला रहा था। आकर्ष का इतना वाइल्ड बिहेवियर से ऐश चीखते हुए कहती है, मुझे दर्द हो रहा है प्रोफेसर, प्लीज बी जेंटल। आकर्ष ऐश की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी बेबी, जिस हद तक तुमने मुझे एक्साइट किया है अब ये सेशन जेंटल तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। इसके साथ ही आकर्ष उसके पैरों में अपनी पकड़ कसते हुए और रफली उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। ऐश लगातार चिल्ला रही थी, उसके चीखने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। ऐश के ऐसे प्लेजर से चिल्लाने से आकर्ष और भी एक्साइटेड हो रहा था। कुछ ही देर बाद आकर्ष ऐश को उठा दूसरी पोजीशन ट्राई करता है। इस पोजीशन में ऐश को और भी ज्यादा दर्द हो रहा था। वह लगातार आकर्ष को कोस रही थी पर आकर्ष उन सब की परवाह किए बिना लगातार ऐश के साथ इंटीमेट हुआ जा रहा था। करीब 1 घंटे में आकर्ष ने ऐश की हालत पस्त कर दी थी पर आकर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐश के चेहरे पर पसीने की बूंदें और उनमें उसके आंसुओं के भी निशान थे। उसे बहुत दर्द हो रहा था पर आकाश बिल्कुल मॉन्स्टर बन चुका था। उसकी बॉडी पर जगह जगह काटने के निशान थे जो कि आकर्ष ने दिए थे। ऐश रोते हुए आकर्ष से कहती है, प्लीज प्रोफेसर, इट्स हर्टिंग। आकर्ष जो कि लगातार उसकी बॉडी में मूव कर रहा था, ऐश की बात सुन वह रुककर 1 मिनट वह ऐश को देखता है जिसका चेहरा लाल पड़ चुका था और उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। आकर्ष झुककर ऐश के माथे को चूमते हुए कहता है, प्लीज बेबी, थोड़ी देर कोऑपरेट कर लो, बस मेरा फिनिश ही होने वाला है। आकर्ष की बात सुन ऐश कुछ नहीं कहती और आकर्ष उसके लिप्स पर किस करते हुए धीरे धीरे उसके सीने में बाइट को शक करने लगता है और अपनी कमर को तेजी से मूव करने लगता है। करीब आधे घंटे बाद आकर्ष अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है और ऐश के ऊपर ही झुक जाता है। दोनों ही तेजी से सांस ले रहे थे। कुछ देर बाद ऐश की तरफ देखता है जो कि बेहोशी की हालत में पहुंच गई थी। आकर्ष ऐश को उठा सोफे पर लेट आता है। उसकी पूरी बॉडी पसीने से तरबतर थी और उनके हॉट सेशन के दौरान हुई कहानी को बयां कर रही थी। आकर्ष वॉशरूम के अंदर जाता है और वहां से पानी में भिगोए हुए गीले टॉवल को लाकर ऐश की पूरी बॉडी को पोंछता है। इस समय से ऐश की बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं थे। आकर्ष ने अपने हॉट सेशन के दौरान उसके कपड़ों को जोश जोश में फाड़ डाला था। ऐश इस समय बिना कपड़ों के ही सोफे पर लेटी हुई थी पर उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वह खुद की बॉडी को ढक सके। आकर्ष लगातार अपनी प्यारी बीवी के चेहरे को देख रहा था जो कि थकान के कारण बिल्कुल मुरझा गया था। आकर्ष उसके माथे को चूमता अपनी शर्ट को ऐश को पहना देता है और खुद बाथरूम में जा शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। आकर्ष के चेहरे पर एक सेटिस्फाइड फीलिंग्स थी। कुछ ही देर बाद आकर्ष फ्रेश होने के बाद रूम में आता है। उसकी कमर पर टॉवल था। आकर्ष एक नज़र ऐश को देखता है जो कि सोफे पर सो रही थी। वह मोबाइल उठा अपने एक पर्सनल गार्ड को मैसेज कर अपने और ऐश के लिए कपड़े मंगवाता है। कॉल कट करने के बाद आकर्ष वही लगी चेयर पर बैठ लगातार ऐश के चेहरे को देख रहा था। धीरे धीरे ऐश की पूरी विजिबल बॉडी को देख धीरे धीरे उसकी बॉडी वापस से रिएक्ट करने लगती है। पर वह अच्छे से जानता था कि यदि आज फिर से वह इंटीमेट हुआ तो ऐश उसे जान से मार डालेगी, इसलिए वह अपने मन को मारते हुए वापस बाथरूम में जा कोल्ड शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और करीब आधे घंटे तक एक कोल्ड शावर लेता है। जैसे ही आकर्ष बाथरूम से बाहर आता है तो उसका कॉल बज रहा था। वह देखता है कि उसी गार्ड का फोन है जिसे उसने अपने और ऐश के लिए कपड़े मंगवाए थे। कॉल रिसीव कर आकर्ष उसे अपने केबिन में बुलाता है। कुछ ही देर में आकर्ष का केबिन नॉक होता है। आकर्ष वैसे ही हाफ नेकेड डोर को हल्का सा खोल एक हाथ से कपड़े ले डोर को बंद कर देता है। आखिर वह उस बॉडीगार्ड को अपनी प्यारी बीवी को ऐसे देखने कैसे दे सकता था। आकर्ष सबसे पहले अपने कपड़े पहनता है और फिर ऐश को सबसे पहले वह ऐश को उसके अंदर गारमेंट्स और फिर उसकी कपड़ों को पहनाता है। आकर्ष टाइम देखता है जिसमें शाम के 6 बजे बज रहे थे। 5 बजे तक कॉलेज बंद हो जाता था तो आकर्ष को पता था कि इस समय कॉलेज में कोई नहीं होगा, इसीलिए वह ऐश को अपनी गोद में उठा सीधे पार्किंग एरिया की तरफ चला जाता है। ऐश जो कि रफ इंटीमेसी के कारण इतनी थक चुकी थी कि उसे होश ही नहीं था कि कोई उसे उठाकर यहाँ से वहाँ लेकर जा रहा है।
आकर्ष पार्किंग एरिया में पहुंचता है। ड्राइवर जो कि वही खड़ा था वह बिना सर ऊपर किया पीछे का बैक डोर खोलता है। आकर्ष पीछे ऐश को लेटा ड्राइवर को इशारा कर दूसरे साइड से कार में आ सबसे पहले पार्टीशन ऑन करता है और ऐश को अपनी गोद में उठा अपने सीने से लगा लेता है। आकर्ष लगातार उसके माथे को चूम रहा था। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी राय विला आती है। आकर्ष वैसे ही ऐश को उठाए अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। हाल में आकृति जी, अनीशा जी और दादी माँ बैठी आपस में बातें कर रही थी। आकर्ष द्वारा ऐश को ऐसे ले जाए पर वह डरते हुए कहती है, क्या हो गया बेटा, ऐश को आप उसे ऐसे कैरी करके ला रहे हो, वो ठीक तो है ना। आकर्ष बिना किसी भाव के कहता है, वह सो रही है, जब तक वह खुद ना उठे आप लोग उसे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मैं उसे रूम में लेकर जा रहा हूँ। आकर्ष की बात सुन तीनों हाँ में सर हिला देती हैं, पर दादी माँ की पारखी नजरें ऐश की गर्दन पर पड़े ताजे निशानों पर टिकी थी। उन्हें समझ आ चुका था कि उनके पोते ने उनकी पोता बहू को कुछ ज्यादा ही थका दिया है। वह हल्का मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पर वापस बैठ जाती हैं। आकाश बेडरूम में आ ऐश को बिस्तर पर लेटाता है और उसके माथे को चूम बालकनी में जा लैपटॉप में काम करने लगता है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।